नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। कहते हैं जिसका इतिहास रिच हो, समृद्ध हो, तो उसका वर्तमान भी बहुत मजबूत होता है, क्योंकि वो इमारत उस प्रकार के इतिहास पर खड़ी होती है जिससे कि दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति पैदा हो सकती है, चाहे वह कूटनीतिक दृष्टि से हो, राजनीतिक दृष्टि से हो, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, या फिर सैनिक यानी रक्षा सेवा की दृष्टि से हो। बहरहाल आज पब्लिक टॉक में हमारे साथ एक खास हस्ती हैं और ये हस्ती के साथ इतिहास इतना समृद्ध जुड़ा हुआ है कि आज इस शख्सियत के बारे में कई स्टेट्स में उनके स्कूल क्यूरिकुलम में पढ़ाई जाती है, बच्चों को इनके बारे में अध्ययन कराया जाता है। तो इसलिए ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम उनके साथ हैं। विंग कमांडर राजेंद्र कृष्ण खन्ना। विंग कमांडर खन्ना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पब्लिक वर्ल्ड पर। जी धन्यवाद। और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज आपने हमारे लिए बहुत कीमती समय में से समय निकाला। हमारे दर्शकों के साथ आज हम आपके अनुभव जानेंगे, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपका रहा है इंडियन एयरफोर्स में और उसके अलावा भी। और जो चीज़ें आपने प्राप्त की है वो विरले प्राप्त कर सकता है, ये हकीकत है, क्योंकि आप एक शौर्य चक्र विजेता भी हैं। 26 जनवरी 1994 को आपको शौर्य चक्र भी भारत सरकार ने प्रदान किया है। जी, जाहिर है उसके पीछे की जो गाथा है वो हमारे दर्शक आपसे अवश्य जानना चाहेंगे कि वो क्या कारण थे और आपने देश के लिए वो क्या कुछ आपने किया, और क्या वैसी कोई खास ऐसी स्थिति पैदा थी जिस विषम परिस्थिति में भी आप जैसे लोगों ने आपका पैशन, आपकी जाबाजी और आपका जो जज्बा था वो उफान पर कैसे था देश सेवा की दृष्टि से। तो बहरहाल हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, और ये फॉर्मल नहीं बल्कि पूरी तरह अनौपचारिक हम पारिवारिक बातचीत करेंगे आज विंग कमांडर खन्ना साहब से। खन्ना साहब, आपने इंडियन एयरफोर्स कब ज्वाइन किया? जी मैंने ज्वाइन किया, मैं एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है जी पूना में एक जगह है खड़गवासला जी, वहाँ पे स्थित है। मैं वहाँ पे मैंने 3 साल का कोर्स किया। जी, मैं यहाँ बतला दूँ अपने दर्शकों को जी, कि वहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की कंबाइंड ट्रेनिंग होती है, ताकि कि उनमें एक आपस में सामंजस्य बना रहे, जो कि बहुत ही जरूरी है फौज में, मतलब कि लड़ाई के समय, क्योंकि एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। और तो वहाँ से फिर मैंने 1963 में मेरे को कमीशन मिली। यहाँ मैं बतलाना चाहता हूँ कि मैंने 1962 में वहाँ से एनडीए का कोर्स उत्तीर्ण होने के बाद मैं फिर जोधपुर में चला गया, और जोधपुर में ट्रेनिंग लेने के बाद फिर अक्टूबर 1963 को मुझे कमीशन मिली। तो पहली पोस्टिंग कहाँ? मेरी पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई और चंडीगढ़ में हम काफी काम करते थे। उन दिनों में चीन ने हम पे 62 में जो हमला किया, उसकी वजह से वहाँ पे फिर फौज की जो तैनाती हुई, तो फौज की तैनाती में ये देखा गया कि साहब की कुछ सड़कें तो थी नहीं, तो उस समय फिर हवाई जहाज से ही पैराशूट से सब सामान एयर ड्रॉप किया जाता था। तो मैंने उसमें भाग लिया, और फिर बाकी तरह तरह के जो डिफेंस के जो बाकी काम हमारे को दिए जाते थे, तो फिर मैं वहाँ पे चंडीगढ़ में था। चंडीगढ़ से मैं फिर चला गया नागपुर, जहाँ पे कि मुझे अवसर मिला कि वहाँ के जो हमारे बहुत सीनियर अफसर थे उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये अवसर मिलता है। और उसके बाद मैं फिर मैं इंस्ट्रक्टर बन गया फ्लाइंग का, और मैंने कोर्स किया दक्षिण में एक जगह है बीदर कर्नाटका में,
और वहाँ से फिर मैंने हैदराबाद के पास एक जगह है, वहाँ पे भी प्रशिक्षण दिया फ्लाइंग में। फिर मैं बेंगलोर में भी मैंने प्रशिक्षण दिया और फिर मैं चला गया आसाम, जहाँ पे कि हमने नागालैंड और मिजोरम में मैंने काफी ज्यादा फ्लाइंग की। मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंसर्जेंसी थी, जी, उसकी वजह से, क्यों वहां पे भी यही हालत थी यही हालत थी कि कोई सड़कें नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, और पहाड़ों की चोटियों पे जो थे वो सिपाही हमारे निर्भर थे हमारे ऊपर कि हमको किस तरह से, वो जो हमारी थल सेना थी वो एयरफोर्स पर निर्भर थी। जी मतलब सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। और फिर हम बहुत सेवा की। मुझे इस बात का फख्र है। जी। क्योंकि आपने आरंभ की बात आपने बताई और जिस तरह से स्टेप्स आप आगे बढ़ते चले गए, और एक समय ऐसा आया कि आप एक ट्रेनर भी हो गए, कि आपने ट्रेनिंग दी और डिफरेंट, जैसे बेंगलोर, हैदराबाद में, इस तरह से। मैं इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछूंगा आपसे कि आपने इंडियन एयरफोर्स क्यों ज्वाइन किया? मैं आपको बतलाऊं कि मैं जब छोटा था तो मेरी माता जी का स्वप्न था। स्वप्न ये था कि मेरा एक लड़का पायलट बने, एक लड़का डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने। तो हम 4 भाइयों में से 3 भाई तो जो माता जी की जो इच्छा थी उसके अनुसार हम हुए। तो मैं भी रात को जब हम सोते थे, बाहर सोते थे, उस जमाने में कोई एसी वेसी का कोई रिवाज नहीं था। तो हम बाहर जब सोते थे तो फिर हवाई जहाज ऊपर से जब जाता था तो हमारी भी इच्छा होती थी कि भाई एक पायलट बने। और वैसे भी हर एक व्यक्ति जो है उसके अभिव्यक्ति ऐसे होती है स्वतंत्र होने की। जैसे चिड़िया जो है, चिड़िया के अंदर है, वैसे है इंसानों में भी है। ये बात अलग है कि हम फ्लाइंग नहीं कर पाते क्योंकि तो फिजिकली इट्स नॉट पॉसिबल, फिजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, मैकेनिकली इट इज पॉसिबल, मैकेनिकली इट इज पॉसिबल। तो फिर हम जो है कि जो था, एक इच्छा थी और मैं सोचता हूँ कि हमारे जो दर्शक है उनमें से अधिकांश लोग जो है, कम से कम 70-75% लोग ये चाहते होंगे कि वो पायलट बनेंगे। ये एक बहुत ही अंदर से अंदरूनी वो है, एक इच्छा। मतलब अधिकतर खासकर यंग चैप्स की अगर हम बात करें, और जो प्रेजेंट जनरेशन है उनमें बहुतायत में इस प्रकार की इच्छा जो है वो उफान मारती है कि वो पायलट बने। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। या स्पेस टेक्नोलॉजी में जाएं। बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी। तो बस फिर वो मैंने उसी कारण मैंने एनडीए का इम्तिहान दिया, जैसे मैंने आपको बतलाया। फिर वो मैं उसमें पास हो गया। फिर मैंने जो पूना में ट्रेनिंग ली, ये एक प्रक्रिया है कि यहाँ से जो है ये सब एनडीए से फिर आप जोधपुर जाते हैं, जोधपुर से फिर उसके बाद फिर जब आप एयरफोर्स में चले जाते हैं या बाकी लोग कोई नेवी में चला गया, आर्मी, तो मतलब कि ये एक गलत धारणा है कि फौज में जाके आपको कम पढ़ाई करनी पड़ेगी। इतनी पढ़ाई कराते हैं कि जब तक कि आप सीरियस नहीं हैं अपने प्रोफेशन के प्रति, आप प्रतिबद्ध नहीं है, तब तक जो है आप यू कैन नॉट एक्सेल वेल। तो ये जो इच्छा आपकी हुई और आपने उस दिशा में कदम आगे बढ़ा दिए, तो तब क्या माताजी की इच्छा आपके साथ मिली? फिर उनका सपोर्ट उस वक्त पेरेंट्स का मिला? हाँ जी। अच्छा, तो वो तैयार थी कि ठीक है, आप बहुत खुश थी वो। अच्छा। लेकिन वो जमाना, जिस जमाने में आपने उस दिशा में कदम आगे बढ़ाया, वो जमाना ऐसा था, अगर हम थोड़ा अपने बुजुर्गों का ख्याल करें, उनके विचार का, तो वो इन चीज़ों के प्रति थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, हिचकिचाहट होती थी कि सेना में, इंडियन एयरफोर्स में, नेवी में थोड़ा खतरनाक है। तो उस दृष्टि से कि भाई हमारे बच्चे उसमें जाएंगे, खास करके क्योंकि उस वक्त शब्द पलटन का उपयोग बहुत ज्यादा होता था आर्मी की दृष्टि से। आप सही कह रहे हैं कि उस समय
खास करके एयरफोर्स में लोग बाग भेजने से, बच्चों को भेजने से थोड़ा सा कतराते थे, क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हुआ करते थे। अब जैसे जैसे ये समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी में इतनी इम्प्रूवमेंट होगी कि आजकल कोई कभी कभार बहुत इतनी फ्लाइट्स में कोई एक आध हवाई जहाज का इंजन फेल होता है, और एक्सीडेंट्स बहुत कम हो गए, अब सेफ हो गया है। तो कोई, और वैसे भी मेरी माता जी को ये बहुत वो था कि देश के लिए करना। बिल्कुल, ये बात तो ठीक कह रहे हैं कि जिस जनरेशन की बात आप कर रहे हैं, वो जनरेशन में तो राष्ट्रीयता की जो भावना थी, चाहे वो मेल हो या फीमेल मेंबर हो, उफान पर था बहुत ज्यादा। जी मैं आपको क्या बतलाऊं कि हमारे घर का जो वातावरण था वो हर वक्त देश प्रेम, मेरी माता जी कहा देश के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो। तो वो सभी भाइयों बहनों को, तो हर एक के अंदर ये इस प्रकार की भावना आई। जी जब आप फर्स्ट पोस्टिंग में गए और उसके बाद फिर आप फर्स्ट छुट्टी में आप घर आए होंगे, तो उसके बाद माताजी के वो कौन से सवालात थे जो एकदम बिल्कुल उसका सामना आपको करना पड़ा? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल कोई ऐसी क्या इस सर्विस के बारे में वो कुछ जानना चाहती थी कि क्या आप करते हो, क्या है, किस तरह की ड्यूटीज हैं, क्या करना पड़ता है? नहीं, ऐसा उन्होंने कोई नहीं ऐसा किया और उनको मालूम था, क्योंकि वो उन दिनों में चिट्ठी लिखा करते थे। तो हम लिखते थे कि भाई आप देखिए कि कितनी हम सेवा करते थे। तो वहां से हम जाते थे डिटैचमेंट पे जम्मू से ले हर रोज। तो हम मतलब आप देखिएगा कि 63 में मतलब कि, और जो हवाई जहाज में उन दिनों में उड़ाया करता था उसका नाम था इल्यूशन। तो मतलब कि पहाड़ियों के बीच में से आप वैली में आप कर रहे हैं। और जो फिर जब लड़ाई हुई 1999 में कारगिल की, तो फिर वो जो पीक्स के जो नाम थे वो हमारे को ऐसे लगे कि भाई जैसे फिर से जो दृश्य जो है सामने आ जाए। और मतलब कि पहाड़ों से नीचे आप वैली में फ्लाई कर रहे हैं जम्मू से ले तक। और उन दिनों में ले जो था कच्चा एयरफील्ड था, तो जब लैंड करते थे तो वहाँ पे वो बिल्कुल वो जो उसको PSP बोलते, परफोरेटेड स्टील प्लेट्स, तो उसके ऊपर हवाई जहाज जब लैंड करता था तो गड़ ऐसे करके, तो बड़े प्रिमिटिव सा था वो। तो लेकिन वो उसका अपना मजा है। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा मुझे आप जब आपने ज्वाइन किया तो उस वक्त जो आपके प्रोफेशन की जो प्रोफाइल थी, थोड़ा सा मेरे दर्शकों की जानकारी की दृष्टि से बताएं कि वो किस प्रकार की ड्यूटीज थी, किस प्रकार के काम थे जो कि इंडियन एयरफोर्स में जाने के बाद आपको वहाँ करने पड़ते थे और जो आपको डेलीगेट की गई थी। जी, एक तो ये था कि हम फ्लाइट कहीं पे भी हो, आप कभी आपको कह देते थे कि भाई आप जाइए वहाँ पे। वो दो जगह थी, एक कॉरेक था, एक मालिंग था। तो उसको क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान तिब्बत बॉर्डर जो था, तो वो वाला जो इलाका था, तो वहाँ पे हम सप्लाई ड्रॉप किया करते थे। या फिर वो कोई किसी हवाई जहाज का इंजन लेके जाना है कहीं दूसरी जगह पे, इस प्रकार का जो है। तो सदैव क्या बोलते, हमारा मोटो होता था सदैव तत्पर, कि आप हमेशा तैयार रहिए। तो उसका अपना मजा है। जवान थे और हमें कभी ऐसे नहीं लगा कि भाई हम कोई देश के लिए कुछ कर रहे हैं।
ऐसे नहीं लगा, बट इट केम नेचुरली। फिर ये जो और फिर अनुशासन में रहने की फिर वो एक आदत सी बन जाती है। जी। तो मतलब कि शुरू शुरू में आप देखिए ना कि कोई भी चीज जब आप करते हैं तो जरा थोड़ा सा बुरा लगता है कि भाई ये मेरे को मेरी फ्रीडम, लेकिन फिर आपकी आदत बन जाती है। जी। जैसे एक हमारे को कहते थे कि भाई सुबह उठ के पढ़ो जी, 5 बजे उठ के और फिर वो पढ़ाई वढ़ाई करो जी। तो बुरा लगता था, क्या भाई क्या हर वक्त पढ़ाई वढ़ाई। लेकिन उसके बाद जो है वो आदत बन गई, उसका फिर फायदा भी होता है। जी। अनुशासन में जब आदमी रहता है तो उसका बहुत फायदा होता है। जी, मतलब ये परसेप्शन गलत है, खास करके मतलब डिफेंस सेक्टर की दृष्टि से, कि अगर आपने ज्वाइन किया तो वहाँ एकेडमिक एनवायरनमेंट नहीं होता, बल्कि फिर आप अपने काम में लगे रहते हैं। एब्सोल्युटली, मैं आपको बतलाऊं कि जितनी पढ़ाई मैंने फौज में की है, जी। मैं आपको बतला नहीं सकता कि कभी ये इम्तिहान हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी फ्लाइंग का टेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर पायलट अगर कॉम्पिटेंट नहीं है जी। तो खुद तो खैर जाएगा और साथ में पीछे जो पैसेंजर्स हैं उनकी भी जान ले लेगा। जी। तो इस वजह से बड़े एयरफोर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं इतने रिजिड हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं, और अगर आप कहीं फेल हो गए तो आपके प्रमोशन रुकेगी। जी। उससे ज्यादा तो सिस्टम के लिए हार्मफुल है। सिस्टम के लिए हार्मफुल है कि सुई के नोक पर भी इसी तरह का कोई ऑसिलेशन की कोई संभावना। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर एक ये भी है कि आप अपने ग्रुप में अगर आप पीछे रह जाए तो आपको खुद ही एक हीन भावना होती है, तो वो चीज नहीं जी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कंपटीशन भी वहां बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। जी। देखिए ना कि इतने सारे अफसर, उनमें से एक आदमी बनेगा चीफ सेक्रेटरी, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जी, एक आदमी बनेगा जी। और या उसके 10-12 एयर मार्शल होंगे कुछ इस तरह। तो एक पिरामिड की तरह है। तो इतना कंपटीशन है, इतना कंपटीशन होता है कि आपको यू हैव टू एक्सेल, ये भाई एक दूसरे से बड़ी प्रतिस्पर्धा जो है बहुत ज्यादा जी। आपने जब इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया तब तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, मेरा 1968 का बर्थ है। तो ये हमारे लिए भी बहुत एडवेंचरस है, आप जैसी लोगों से सुनना, मिलना और आपके अनुभव को जानना। जी। तो क्योंकि 1962 में चाइना के साथ उस वक्त एक क्लैश हो चुका था देश का, और तब आपने जब ज्वाइन किया है और आपकी ट्रेनिंग जो उस प्रकार के एनवायरनमेंट में जब आपकी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो क्या कुछ बदला सा दिख रहा था, या कुछ मतलब गवर्नमेंट ने या डिफेंस सेक्टर ने उसमें अपनी स्ट्रेटजी में, ट्रेनिंग की स्ट्रेटजी में काफी कुछ परिवर्तन भी किया? नहीं जी। उस वक्त तो सिर्फ जहाज उड़ाने की क्षमता जो है जी, वो हासिल करने के लिए हम कार्यरत थे जी उस वक्त जी। तो उस वक्त तो सिर्फ ये ट्रेनिंग में यही थी कि भाई आप जो है, और इतनी तो थोड़ी सी चाइना की वॉर की वजह से इन्होंने कटेल कर दी, 3-1 महीने जो थी वो बता के कि भाई जो पायलट की जरूरत पड़ रही थी, तो वो थोड़ी सी कटेल की। तो फिर खूब फ्लाइंग बहुत ज्यादा हमने की, मतलब कि कोई छुट्टियां नहीं, कुछ नहीं। तो वो उसमें कार्य तो जो क्षमता जो थी अपने पायलट बनने की, तो उसी में हम कार्यरत थे। और तो गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। नहीं, मेरा ये था ना कि जो डिफेंस सेक्टर जैसे इंडियन एयरफोर्स है, या फिर जो ट्रेनिंग कॉलेज थे वो जहाँ की कंबाइंड ट्रेनिंग दी जाती थी, जैसे आपने बताया कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को कंबाइंड दी जाती थी, जिससे कि आपस में एक आरंभ से ही उनको आपस में तालमेल करने का एक नेचर उसमें डेवलप हो जाए। तो क्या चाइना वार के बाद हमारी ट्रेनिंग की जो क्यूरिकुलम है उसके तौर तरीके में कुछ बदलाव भी आए? बदलाव आया जी। ये समझा जाने लगा जी कि अगर हमारे को लड़ाई करनी है तो ये नहीं कि सिर्फ आर्मी ही लड़ेगी जी, नहीं जी। आर्मी जैसे आर्मी का टैंक है जी, वो
बहुत उसके अंदर नुकसान करने की बहुत उसके अंदर वो है क्षमता जी। लेकिन वो अगर अकेला हो या उसके साथ हो, अगर एयर कवर ना हो जी तो उसको मिसाइल्स या जो है वो नष्ट कर सकती है। जी तो उसको दूर करने के लिए आपको एयरफोर्स होनी कवर पड़ेगी। चाहिए उस तरह का। जी जी हाँ, जी कि इनको बचाए, अपनों को बचाए और दुश्मन पे हमला करे अगर मौका मिले तो। जी जी तो ये जो है, तो फिर उन्होंने देखा कि इसमें एक बड़ी क्लोज कोऑपरेशन चाहिए। जी और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जी हाल ही में वो पोस्ट क्रिएट की है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जी उनका जो मेन जो पर्पस जो था जी वो था इन तीनों सर्विसेज में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर ये एक इनमें क्लोज कोऑर्डिनेशन लाने का। क्योंकि अगर क्लोज कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, मतलब कि तो वो एक जो है क्या बोलते हैं आपकी जो फिर नतीजे अलग आएंगे। आएंगे। मतलब जो चाहते हैं वो फिर लक्ष्य को संधान करना, वो उसमें दिक्कत आ आप सकती है। लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते हैं जी अगर जी ये आपका, अगर आपकी थिंकिंग जो है जी वो फ्रैक्चर्ड है तो। फ्रैक्चर्ड है। जी जी तो इसलिए वहाँ भी वन वॉइस चाहिए वन और वॉइस तालमेल चाहिए। और बेहतरीन तालमेल चाहिए जी जी जिसका अभाव हमारे देश में आज की परिस्थिति में दिख रहा है। जी 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 जी। अच्छा, जब आपने ज्वाइन किया, आप यंग थे, लगभग कितने वर्षों बाद आपकी शादी हुई? मेरी शादी हुई, जी मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्म हुआ है 42 में। जी तो मैंने मेरी शादी हुई 66 में। जी तो अभी साल की उम्र में है। जी। अच्छा, मतलब सर्विस में जाने के 4-5 वर्षों बाद लगभग। जी जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर फैमिली लाइफ शुरू होने से आपने कभी अपने प्रोफेशन के साथ कभी कंप्रोमाइज किया? कैसी नेवर स्थिति कभी? नेवर, जी सवाल ही नहीं उठता। जी कभी दिमाग में ये सवाल उठा ही नहीं। जी देश के लिए करना। जी। मतलब एक तो ये था कि आपका खुद का एक पैशन ये, और दूसरा प्रोफेशनल नीड्स। नहीं, मैं आपको अपने जितने भी मैं बतला रहा हूँ कि मैं वहाँ पे था जोरहाट। जी फिर जोरहाट से हम गए, डिटैचमेंट पे जाते थे सिलचर। जी सिलचर वो मिजोरम और आसाम के बॉर्डर पे है। तो वहाँ से हम मिजोरम में सप्लाई ड्रॉप करते थे। जी तो सुबह जाते थे और वहाँ पे सूरज जल्दी निकल आता है, जी ईस्ट जी में हाँ, होने की वजह से, जी और सूरज जल्दी भी डूब जाता। तो हम फ्लाइंग करते रहते थे। यानी कि आप देखिए कि भाई और एक एक दिन में 4-4, 5-5 पोस्ट, आर्मी की जो पोस्ट है जी उन पे ड्रॉप करके जी और फिर आते थे और खुश थे। और आपस में प्रतिस्पर्धा होती थी जी कि मैं फ्लाइट कमांडर जो थे उनको कहते थे कि साहब इन्होंने मेरे से ज्यादा फ्लाइंग की है, अच्छा। मुझे आपने कम फ्लाइंग दी। क्यों दी? तो आप देखिए उस वक्त ये था हमारा देश जज्बा। जी जी। मतलब ये नहीं कि ठीक है हमने कर लिया तो काम चला, ना ठीक ना है, ना अब ना, किया, ना यहाँ पे तो और चाहिए और चाहिए। मैं कई दफा सिविल में देखता हूँ कि लोग बाग अपने काम को ऐसे लेते हैं, अरे साहब क्या बोझ की करें, तरह। तो पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान देते जी। हैं, लेकिन काम की तरफ उनका, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है कि वहां पे भी अच्छे लोग जी हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ, ये तभी बात नहीं, देश चल रहा है, तभी लेकिन सिस्टम। अक्सर जिन लोगों से मेरा वास्ता जी पड़ा है, जी जी मैंने देखा कि वो लोग बाग जो है ना काम के प्रति इतने
उत्सुक नहीं। जी, मतलब बोझ की तरह से लेते हैं, बोझ की ठीक है, तरह एक है, इसको बट निपटाना। यहाँ पे हम विलिंगली कर रहे थे, बिल्कुल, कि दैट यू सी आई विल डू दैट। जी जी। आपने अपने सर्विस काल में लगभग 22 इयर्स के इंडियन फोर्स के सर्विस जी, में जी। आपने कौन कौन सी ऐसी जो फाइटर प्लेन्स हैं या इस तरह के प्लेन्स नहीं, को मैंने जी, फाइटर नहीं, जी, ऐसा है जी, कि 3 स्ट्रीम्स हो जाती हैं। जी। तो एक तो है कि फाइटर हो गया, जी, जैसे आपका रफेल हो गया, जी। जैसे आपके सुकोय हो जी, गए, जी। वगैरह वगैरह। जी, तो इनका काम ये है कि दुश्मन के हवाई जहाज अगर आए तो उनको मार गिराना, जी, या उनके दुश्मन की टेरिटरी में जाकर जाके अटैक करना। बॉम्ब जी, फेंकना। जी, तो ये है। जी, हमारा काम जो है वो थोड़ा वैसा है कि भाई ट्रूप्स को लेके जाना, ओके, ट्रूप्स के लिए सामग्री जो है वो जी, पहुंचाना, जी, है ना। जी, और बाकी जो सीनियर अफसर्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, जी, सप्लाई ड्रॉप करना। जी, तो ये जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है ओके। वो हम ट्रांसपोर्ट वाले, अच्छा। या उसके साथ ही उसी का एक सिस्टर सर्विस, जी, जी, वो हेलीकॉप्टर्स है। ओके। तो ट्रांसपोर्ट में जब हम बात करते हैं तो उसमें ये फिक्स विंग भी आ जाता है और हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। जी, जी। जो जो जैसे अभी जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत वाली जो कहानी, जो घटना, दुखद घटना हुई, देश ने झेला उसको, बहुत मुश्किल से उस चीज़ों से देश उबर पा रहा है। तो उसमें क्या उस प्रकार की जो हेलीकॉप्टर्स थे वो भी इसी लॉजिस्टिक सपोर्ट में ही आते हैं? क्या उसी सेक्शन में आते जी हैं? जी जी, वही वही काम वही करते हैं। अच्छा, वो इसी में आते हैं। जी। ओके। तो अब जब फैमिली लाइफ की यात्रा शुरू हुई और मुझे लगता है कि तब तक आप अपने प्रोफेशन की दृष्टि से अपने उस क्षेत्र में भी काफ़ी कदम आगे बढ़ा चुके थे। इस दोनों के बीच में तालमेल स्थापित करने में कभी दिक्कत आई? नहीं, कभी नहीं। ऐसा है जी, कि आदमी को समय निकाल, टाइम मैनेजमेंट है। जी, अगर आप ऐसा है कि कोई जो है इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देता है, अपने काम की तरफ फैमिली को निकल कर नहीं, आपको दोनों का ऐसा एक सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। जी। क्या ये चीज़ें इंडियन एयरफोर्स अपनी ट्रेनिंग में ही सिखा देते हैं? नहीं, ऐसी कुछ इस प्रकार ऐसी का तालमेल स्थापित नहीं करना? नहीं, वो आप कहते हैं कि आप अपने आप या स्वयं में व्यक्ति डेवलप कर लेता है इन चीज़ों स्वयं को? में डेवलप करते हैं। जी, अच्छा। एक प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जैसे जी, होता है, जी, जी, जी। तो उसमें होता है हर एक आदमी जो है एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने एनवायरनमेंट से, जी, अपने उसकी अपब्रिंगिंग जो है जी, उससे, जी, तो आदमी कर लेता है। जी, फिर ये भी है कि आपकी वाइफ डिमांडिंग है जी। कि नहीं है, जी, कि आपकी वाइफ जो है वो अकोमोडेटिंग है, जी, तो वो भी काफी उसमें वो फर्क पड़ता है। जी, जी। अच्छा, मगर आपको इस प्रकार की परिस्थिति कभी नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। जी, जी, मतलब कि शी हैज ऑलवेज एनकरेज्ड मी जी, कि जी। भाई आप, ये नहीं कि भाई आप जाइए सब्जी लेके आओ, ये करो वो करो ना, जी, जी। अपना प्रोफेशन इज फर्स्ट। जी, जी। तो क्या क्या फैमिली मेंबर को अपने प्रोफेशन के अनुरूप मोल्ड करने की आवश्यकता होती है या फिर उस एनवायरनमेंट में वो भी स्वयं ढलते चले जाते हैं? स्वयं ढलते जाते चलते। अच्छा, जैसे जैसे आदमी जैसे आयु आपकी बढ़ती है, जी। वैसे वैसे आपके भी विचार बदलते हैं जी। और आपके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। जी, आदमी जो है कि जैसे जो यंग होता है उसकी थिंकिंग अलग होती है, एक 30 साल के लड़के की जो कि स्ट्रगल कर रहा है, उसको बॉस से परेशानी है, कुछ कई कई होते हैं ना। जी, जी। जी ठीक ऑर्गेनाइजेशन तो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ तो इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे भी जी। पॉलिटिक्स होती है, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, वो नहीं जी, नहीं नहीं। जी, तो वो हर एक आदमी का जैसे पानी अपना रास्ता निकाल लेता है, जी, जी। वैसे हर एक आदमी अपने मतलब ये एक ह्यूमन नेचर है और नेचुरली उन चीजों से नेचुरल। वो निकलना जान जाता है। तो फौज का अफसर भी जो है ह्यूमन है, तो वो जी, भी जी,
तो वो वैसे कोई आदमी को बस ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो तो समय का सदुपयोग करते हैं वो तो फिर ऊपर पे पहुंच जाते, शिखर पे पहुंचते हैं। जी जी। और कुछ जो नहीं करते तो वो फिर वो ज्यादा इसमें आगे भी नहीं बढ़ पाते हैं, ज्यादा आगे बहुत कुछ जीवन में अचीव भी नहीं कर पाते हैं। आप जैसे हस्ती जो शौर्य चक्र आपने प्राप्त किया है जी, तो ये इतना आसान, क्या बल्कि आसान शब्द उपयोग करना ही गलत होगा कि उस तरह की उपलब्धि की दृष्टि से कि इट वाज सो, कितना कठिन होगा, कितना कठिन है इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करना। मैं आपको बतलाऊं कि जब ये मेरे साथ ये हुआ जी, ये वाकया हुआ तो मैं तो अपने जान बचा रहा था। सच्ची बात तो ये है जी 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 कि मुझे उस वक्त अपनी जान बचाने की वो थी। जी जी, मतलब कि उस वक्त ये नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ जी। और दरअसल आपको मैं थोड़े उसमें कम शब्दों में बता दूं, मेरे प्लेन को आग लग गई थी जी, और उसका वो जो 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 नियंत्रण प्रणाली होती है जी, वो नष्ट हो गई जी। तो हवाई जहाज डाइव में चला गया। तो अब वो जब वो डाइव, ये एरिया कौन था? ये जयपुर का हवाई अड्डा था जी, जयपुर एयरपोर्ट। जी, मैं किसी को प्रशिक्षण दे रहा था तो उस वक्त एक बाज आया जी, तो सामने वो टकरा जाता तो हमने जो है हवाई जहाज को डक किया जी, उसको, उससे बचने के लिए। जी। तो जैसे वो किया तो वो वहां से हवाई जहाज की बैटरी जो है जी, वो बाहर निकल के, वो कुछ मतलब थोड़ी सी जी, टेक्निकल सी टेक्निकल बात कोई है। प्रॉब्लम, जी, तो हाँ। तो वो उसकी वजह से जो जो हवाई जहाज की जो प्रणाली होती है, कंट्रोल प्रणाली, जी, वो उसमें क्या हुआ, वो जो केबल जो थे जी। वो पिघल गए अच्छा। और उसमें आग लग गई। जी, और जिसकी वजह से जब मैं लैंडिंग के लिए आया तो मैंने देखा कि वो जो है हवाई जहाज का वो तो कंट्रोल, मतलब कि आप देखिए कि जो पायलट जब स्टिक को पीछे करता तो वो क्लाइंब करने लग पड़ता जी, है और जब वो बंद करता है, जी, पावर को कम करता है, जी, यानी कि थ्रॉटल कम, जी। तो वो नीचे, तो यहाँ पे तो कोई असर हुआ ही नहीं। जी, मतलब कि ओके। द एयरक्राफ्ट वाज जस्ट, जी, इट वाज गोइंग इन अ डाइव। जी, जी, तो मैं समझता हूँ कि शायद 5-6 सेकंड्स में हम धरती 20 फुट नीचे, जी, तो मतलब कि मैं अपनी कब्र खुद ही खोद रहा होता। तो वो फिर ये मैं कहूँगा कि ये प्रभु की इच्छा थी जी, कि मैं थोड़ी देर और थोड़े साल और जीऊं। जी, तो मैंने फिर वो जो था कि जब सब कुछ फेल हो गया तो मैंने फिर जो था पावर खोली। जी। जब पावर खोली तो उससे फिर क्या है कि हमारा ये थोड़ा सा टेक्निकल सा मामला, जी, जी। तो जो हवाई जहाज जो था वो ऊपर आया। जी। ऊपर आया तो उसके बाद जो था फिर मेरे को पता चल गया। फिर मैंने क्या किया, उसको पावर को कम किया, हवाई जहाज नीचे चला गया। जी। फिर मैंने फिर खोला, फिर वो ऊपर आ गया। फिर तो यानी कि मैं ऐसे जैसे आपका होता है ना, जीने से आप नीचे उतर, स्टेयर से नीचे आ रहे, तो ऐसे एक दफा पावर खोली, एक दफा कम की, तो ऐसे करके ऐसे ऐसे करके जी। और उसके बाद फिर लैंड किया। जी, तो फिर उन्होंने आग बुझा दी। जी, जी। तो उस वक्त एक पायलट का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना कितना इम्पोर्टेंट होता है? बहुत बहुत। अगर ये अब मैं आपको एक चीज और बतला दूं, जी, इस इमरजेंसी के संबंध में जी, आज तक कभी कोई जिक्र ही नहीं हुआ जब से एविएशन बनी है, जी, कभी हुआ ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे जी। वो किताब में जी हाँ, जी, जी, एक
ये लिखता है जी ओनली, जब से एविएशन बनी है, जी जी only one other pilot has landed a plane without functioning elevators. He was in command of a Lockheed L-1011 in April 1987. Khanna, however, is laconic जी about his achievement. We were very lucky, he says. जी तो मतलब ये है कि ये इतना रेयर है कि इसका कभी जिक्र ही नहीं हुआ। और फिर वो अगर कुछ हो जाता, हादसा हो जाता, तो कहते कि साहब पता नहीं कैसे क्या हो गया। कुछ लोग ऐसे बोलते कि साहब बीवी से लड़के गया होगा। जब बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब विश्लेषण होने लगते हैं किसी भी घटना की, तो लोग बाग उड़ा तो देते उसमें बहुत सारी फैक्टर्स लोग चाहे सुई के नोक भर उनको इस बात का अनुभव नहीं हो, लेकिन विश्लेषण करने में तो तार तार कर देते हैं और पता नहीं ऐसे ऐसे फैक्टर्स का उल्लेख होता है जिसका कोई लेना देना ऐसी चीजों से नहीं होता है। बहरहाल ये एक बुक है, जो बुक की गुजरात गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट किया है और स्कूल के क्यूरिकुलम में है। ये 8th क्लास में पढ़ाई जाती है विंग कमांडर खन्ना के बारे में। और आप समझ सकते हैं कि कितना हिस्टोरिकल है। क्यों मैंने इतिहास शब्द यूज किया इस इंटरव्यू के आरंभ में, कि ये इतिहास है और इतिहास ही नहीं बल्कि हमारे वर्तमान को परिभाषित करने वाला ये इतिहास है कि हमारा वर्तमान और कितना समृद्ध होना चाहिए और कितना मजबूत होना चाहिए ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहरहाल थोड़ा सा हम अब ट्रेनिंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना अनुभव का खजाना है कि अगर हम लगातार 4 घंटे भी बातचीत करते रहें तो शायद ये चीज़ें समाप्त नहीं होने वाली है। लेकिन समय सीमा बिल्कुल उसको दूर करते हुए मैं चाहूँगा कि आप बहुत चीज़ें आपसे मुझे जाननी है अपने दर्शकों की दृष्टि से। तो जब आप जब ट्रेनिंग के उसमें एरेना में आप जब गए, तो वो कहाँ से पहली शुरुआत, कहाँ आपको ट्रेनिंग के लिए आपने कहाँ शुरू की जब आपने ट्रेनिंग देना शुरू किया? ट्रेनिंग जो है जी वायुसेना में बड़ी इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। क्योंकि आप ही तो इमारत खड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसका जो फाउंडेशन है वो आप तैयार कर रहे हैं, तो इसीलिए कि आप जैसे व्यक्ति का चयन ये करना इंडियन एयरफोर्स की ओर से कि आप ट्रेनिंग देंगे, ये अपने आप में ही एक्सक्लूसिव है उनके लिए। जी। तो ये चीजें कैसे हुई, ये कैसे संभव हुआ कि जब आप एक ट्रेनर के रूप में सेलेक्ट हुई? वो पूछते हैं भाई कौन अफसर जो है कि इसके लिए वॉलंटियर करना चाहता है। जी। फिर मैंने वॉलंटियर किया जी कि मैं इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ। जी। फिर उसके बाद बड़ी कठिन सिलेक्शन होती है। जी। फिर एयर हेडक्वार्टर्स में पूरा चयन होता है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्टर अगर ठीक नहीं है जी। तो वो प्यूपिल जो है बिल्कुल, तो फिर वो जब कभी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में आएगा तो वो फिर आगे जो है एक गलत प्रथा वो शुरू कर देगा, कोई गलत सिखाएगा। जी। तो ये जो सारी चीजें हैं इनके लिए तो जो है कि बड़ा वो क्या प्रोसेस होता है? एक तो ये कि पूछा गया कि आपसे कि आप कौन बनना चाहते हैं, तो आपने ऑफर किया। फिर दूसरा अगला स्टेप क्या होता है सिलेक्शन का? फिर वो सिलेक्शन में फिर आप वो एयर हेडक्वार्टर्स तक वो जाता है। जी। उधर जो मुझे पता चला कि वो 3 एयर मार्शल्स बैठते हैं। जी। फिर वो देखते हैं आपका पूरा रिकॉर्ड, कि क्योंकि वो जो प्रशिक्षक है उसको सिर्फ वो अच्छा पायलट ही ना हो, उसको साइकोलॉजिकली भी वैसे होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। देखिए जब आप फ्लाइंग सिखलाते हैं तो कितना उसमें खतरा है कि अगर आपने बच्चे को अगर सिखलाया, अगर आपने उसको कंट्रोल्स दिए, तो हो सकता है कि लड़का जो बच्चा जो है वो रनवे से आपको बाहर ले जाए, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, या लड़का घबरा जाए, कुछ कर बैठे। और अगर आपने जल्दी ले लिए कंट्रोल्स, क्योंकि आप सतर्क बैठे ना कि भाई अगर उसने ये बिल्कुल साथ साथ बैठते हैं ना,
तो अगर कई लड़के ने अगर कुछ थोड़े अगर गलती की तो आप टेक ओवर कर लेंगे जी। अगर आपने थोड़ी अगर आप जल्दी करते हो तो लड़का जो है उसको पूरे आप नहीं ट्रेनिंग पूरी नहीं मिलेगी जी। तो आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है कि इतना भी ना हो कि हवाई जहाज या आप खुद जो है खतरे में पड़ जाएं, और आपको इतनी जल्दी भी नहीं करनी कि लड़का ना सीखे, ठीक तरह सीख। तो वो जो है उसमें फिर क्या होता है कि आपको जब लड़का इस तरह करता और आप बैठे हैं और बड़ा उसमें थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है, उसमें फिर आप जो है आप कर रहे हैं तो आपको शांत रहना चाहिए जी। तो वो जो है कि साइकोलॉजिकल भी क्या कि ये लड़का ठीक ठाक है कि ये तो नहीं कि मतलब कुल मिला के जो वो 3 वाइस एयर मार्शल या एयर मार्शल रैंक के लोग बैठते हैं सिलेक्शन करने के लिए, तो वो आपका परफॉर्मेंस, आपकी सारी रिपोर्ट्स जी जी कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप कैसे अपीयरेंस कैसा आपका रहा है इस सर्विस के, प्रोफाइल कैसे रहा कि आप इसके दौरान कि ये तो नहीं कि आप बड़े तुनक मिजाज कि आप जल्दी जल्दी गुस्सा में कर जाएं जी जी। मतलब आप में लीडिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए जिससे कि आप अपनी चीजों को जो आपके पास है वो आप अपने सामने वाले को इंजेक्ट करने में आप कामयाब बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आपने देखा होगा ना कुछ लोग बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं कुछ है ना जी जी। मतलब ये आप कहना चाहते हैं कि अगर इंडियन एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं, यंग दोस्तों के लिए ये बात है, एक लेसन लेने वाली चीजें हैं कि आपका शॉर्ट टेम्परामेंट किसी भी सूरत में वहां बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो नहीं होना चाहिए, है ना। यू मस्ट बी कूल एंड काम सो दैट कि यू कैन डिसाइड बिल्कुल एक्सक्लूसिवली कि आप आदमी को काम तो वैसे भी रहना चाहिए कोई भी सिचुएशन हो जी 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 जी। हमारे रोजमर्रा की जो कितनी सिचुएशंस होती हैं हम नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब जो हमारे फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में या पब्लिक लाइफ में आवश्यक है वो वहाँ भी वो फैक्टर काम करता है और बहुत जरूरी है, वेरी वेरी रेलिवेंट फैक्टर है ये जैसे अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग नौकरों पे ऐसे डांटते हैं, लेकिन कुछ लोग भाई ऐसे मत करना है, आइंदा ऐसे मत करना है, ऐसे करके भी वो चीजों। तो ये बात देखिए एक ही है लेकिन एक तरीका होता है किसी चीज को परोसने का। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। तो दूसरा एक तो ये, दूसरा तब तक आपने लगभग कितनी फ्लाइट्स आपने की थी, मतलब उसका जो आवर होता है क्या वो भी एक कंडीशन होता है? मैंने टोटल 13,500 घंटे फ्लाई किए जी। ये टोटल मतलब 22 ईयर्स के दौरान या उस वक्त जब आप नहीं वो 22 ईयर्स तो मेरे एयरफोर्स के हैं जी जी। और बाकी फिर मैं डेपुटेशन पे मैं गया जो दूसरी जगह रहे जी। मेरा सवाल ये था कि जब आप इंस्ट्रक्टर के रूप में सेलेक्ट हुए हैं तो उस वक्त लगभग कितनी आपने फ्लाइट्स की थी, क्योंकि वो भी एक अवसर रहा होगा। नहीं, इंस्ट्रक्टर्स जो है आमतौर पे फ्लाइट लेफ्टिनेंट जो होते हैं उनकी कुछ 6-7 साल की सर्विस होती है जी जी। तो मैं शायद उस वक्त 29 साल का था जी, 28-29 का था जी। और जबकि मैं गया वहाँ पे जी ताम्बरम मद्रास के पास एक जगह है ताम्बरम, तो वहाँ पे फिर मैंने वो ट्रेनिंग वहाँ पे इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग आपको पहले पहले जी हाँ। जी। और वो बड़ा मुश्किल है, वो भी मुश्किल बहुत, उसमें अगर आप उनके स्तर के मुताबिक ना हो जी जी तो वहां से भी आप वापस हो सकते हैं, बैक टू पवेलियन हो सकते हैं, बैक टू पवेलियन हो सकते हैं। और वो एक ब्लैक स्पॉट होता है, फिर सर्विस स्पॉट होता है कि आप उस पैरामीटर्स को आप मीट नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल वो तो आपके ब्लैक स्पॉट रहेंगे। जी जी। अच्छा, इन द मीन टाइम जैसे आप ग्रेजुअली आगे बढ़ते गए, सर्विस का काल बढ़ता चला गया, तो क्या उस दौरान भी जो हमारी ट्रेनिंग के तौर तरीके थे उसमें बदलाव आए? क्योंकि दुनिया में नहीं बहुत बदलाव आया जी। एयरफोर्स इतनी प्रोफेशनल हो गई जी कि मैं आपको क्या बतलाऊं, इतनी प्रोफेशनल हो गई कि हर 6 महीने के बाद ये एग्जाम आपके टेस्ट, आपकी फ्लाइंग एबिलिटी की टेस्टिंग हो रही है, आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज की टेस्टिंग हो रही है जी।
इनको मालूम होगा कि भाई वो किताब लेके ही बैठे रहते थे जी। तो मतलब ये नहीं है कि पहले एक ऐसा जमाना था कि लोगों में ऐसी धारणा हो गई कि यार लड़का थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, इसको फौज में भेज दो, कोई ऐसी धारणा थी। और लेकिन इन हाउस जाने के बाद ये धारणा एकदम बदली हुई सीधी। बिल्कुल बिल्कुल। आपको यू हैव टू बी वेरी सीरियस इन योर प्रोफेशन। जी। आपको इतने पढ़ाई, इतने इम्तिहान पास करने पड़ते हैं जी। और नहीं तो फिर अगर आप सोचें कि भाई मैं काम चलाओ, ठीक है, काम चलाओ, तो फिर वो आप कहने का मतलब ये है। दूसरा मेरा सवाल था हमारे दर्शकों की दृष्टि से, बहुत सारे यंग लोग इस बात को एकदम जानना चाहेंगे कि क्या जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है हर देश का, एक तो ठीक है हमारे अपने जो ज्योग्राफिकल कंडीशन हैं और हमारे अपने सीमा विवाद हैं या पड़ोसियों की जो स्थिति हमारी है उसको ध्यान में रखा जाता है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। तीसरी चीज़ है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेंटेन करने की दृष्टि से, तो वो कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसको ध्यान में रखकर हम अपने पायलट्स को या अपने इंडियन एयरफोर्स के जो इस तरह के कारिंदे होते हैं उनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं? वैसे जो हमारे जो स्टैंडर्ड्स है जी, बहुत उच्च कोटि के। जी। जो हमारे पायलट लोग जाते हैं ट्रेनिंग के लिए जी, विदेशों में, जी, जैसे अमेरिका में गए, जी, इंग्लैंड में गए, जी, उनकी या रशिया में गए, जी, उनकी बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आती है। जी, बहुत, जी, क्योंकि मेहनती है ना हम लोग। आप देखिए कि शुरू से ही वो बच्चा छोटा होता है तो उसके माँ उसके पीछे पड़ी रहती है, बेटा पढ़ 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 पढ़। तो हमारे अंदर एक हार्ड वर्क करने की एक ऐसी भावना सी हो जाती है। जी, मतलब वो हमारी प्रकृति में है। प्रकृति में है। जी, अब हमारी प्रकृति में आ गया है। जी, और फिर विद्या को हम बहुत हमने इसको उसका दर्जा ऊंचा रखा है। ऊंचा रखा बिल्कुल है। ठीक बात। तो इसलिए हमारे लोग बाग जो है बड़े बहुत अच्छी रिपोर्ट्स लेके आते हैं। जी, तो क्या अब क्योंकि अब जो स्थिति है तो उसमें तब भी हम उतने ही अव्वल थे इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंटरनेशनल कंपैरिजन किया जाए। नहीं तो क्या तब भी हम उतने ही अव्वल थे? नहीं, मतलब मैं अपने इंडियन एयरफोर्स के कारिंदे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पायलट हों या अन्य और दूसरे जो लेवल के लोग हैं, क्या तब भी ये उतने ही अव्वल थे जितने आज हम मानकर चल रहे हैं? नहीं, ये तो प्रोग्रेस तो चलती रहती है हमेशा। इट्स अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। जी। तो प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में क्या है कि ये तरक्की होती रहती है कि भाई मान लीजिएगा जैसे कोई एक वॉर हुई जी, तो उसमें देखा कि साहब ये इंक्वायरी हुई तो उन्होंने कहा साहब ये खामियां थी जी, कि इसमें कि लोगों की ये ठीक नहीं थी, वो नहीं ठीक था। तो फिर वो ट्रेनिंग में उसको उसकी असेंबली इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें लाया जाता है, उस कमी को पूरा किया जाता है। क्या इस प्रकार की जो करिकुलम रिवीजन है वो उसके कुछ टाइम लिमिटेशन भी होता है या टाइम टू टाइम ये ऑनगोइंग प्रोसेस? टाइम ऑनगोइंग है। ओके, इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। ओके, मतलब हमारे सिस्टम का ये एक पार्ट है और सिस्टम में ये चीजें चलती रहती हैं। इसके लिए भी अलग से तंत्र स्थापित है जी। एक ट्रेनिंग कमांड है पूरी। जी, अच्छा जी, पूरी ट्रेनिंग कमांड है जी। उसमें आपके सारे जो है पायलट्स की ट्रेनिंग है, बाकी नेविगेटर्स की ट्रेनिंग है, सब जितने भी ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग कमांड जो है एक खास ट्रेनिंग कमांड है। फिर ऊपर जो है एयर हेडक्वार्टर्स वो तो सुपरवाइज करता ही है। वो देखता रहता है कि भाई ये सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं जी। यानी ट्रेनिंग कमांड ही क्यूरिकुलम तय करता है और उसका रिवीजन भी और इस तरह की चीजों को भी वो टाइम टू टाइम अगर उसमें कोई परिवर्तन है तो वो फिर नई स्ट्रेटजीज को कि साहब के फलाने कंट्री जो है जी। उसके पास ये हवाई जहाज आ गया तो हमारी अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक होता है क्या एयरक्राफ्ट पायलट लोग जो हैं ये पढ़ाई करते रहते हैं कि भाई कैसे वो जो बहुत
मतलब अगर उनके पास ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की चीजें हैं हाँ। और हमारे पास अभी नहीं है नहीं। और प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल जस्ट टू हैव दोज जी टेक्नोलॉजीज, तो बिल्कुल, तो मगर उसको रेसिस्ट करने की दृष्टि से बिल्कुल जी, बिल्कुल, चाहे जो ही हथियार हमारे पास है उसी से रेसिस्ट बिल्कुल। करना है और कैसे करना है। कैसे करना है, जी जी तो वो भी है कि भाई क्या हमारी टैक्टिक्स होंगी, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो सारा जो है जी जी अ, वो रिवीजन चलता रहता है, वो इसी वो चीजों को चलता इंट्रोड्यूस रहता है। करते इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस। तो क्या ये ड्यूरिंग सर्विस इसमें या ट्रेनिंग की दृष्टि से जब आप ट्रेनिंग देना शुरू आपने किया तो उसमें से क्या कभी आपको फॉरेन भी जाने की आवश्यकता महसूस हुई इस पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट टू अपग्रेड दिस थिंग? नहीं, मैं नहीं गया। यहाँ पे बड़ा बहुत अच्छा हमारा वो है, मद्रास के पास जो है जी ताम्रम, जी वहाँ पे बहुत अच्छा वो है इंस्ट्रक्टर्स को करने का। जी जी फिर एक इन्होंने बनाया हुआ है एयरफोर्स में, जी क्या बोलते, एयर क्रू एग्जामिनिंग बोर्ड, ओके सब पायलट्स की उसमें वो होती है। अच्छा और भी है, फिर आपकी जो इंजीनियर्स हैं जी उनका भी होता है। हर एक का एक वो एग्जाम लेते ताकि सब अलर्ट रहे। परफेक्ट रहे बिल्कुल भी। ये नहीं कि किसी ने एमबीबीएस किया 1900 मान लीजिएगा 50 में जी और सन 2000 में भी वो वही टेक्ना नहीं, मतलब जब तक आप हैं तब तक आपको नया बनकर रहना पड़ेगा, नया बन के रहना पड़ेगा आपको। यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज। ये नहीं कि पुराने जमाने, अदरवाइज यू विल बी मिसफिट फॉर दिस वर्ल्ड। यस 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 यस। बिल्कुल। अच्छा, आपने ट्रेनिंग के दौरान लगभग लगभग कितने लोगों को आपने ट्रेन किया होगा? मैं समझता हूँ कि कोई, मतलब कि ऐसा है कि ट्रेनिंग का भार ज्यादा ना पड़े जी ताकि यू कंसंट्रेट जी ऑन, तो 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं हर इंस्ट्रक्टर के पास। मतलब जो आज की परिस्थिति में दर्शकों की दृष्टि से बताऊं, बहुत सारे यंग अगर होंगे तो आप यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाते हैं तो जो मेंटरशिप का प्रोविजन आज आप मॉडर्न समझ रहे हैं कि ये तरीका मॉडर्न है और मेंटरशिप की यानी पर 2 3 4 बच्चों पर एक टीचर को डेप्यूट किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, उसके सारे लुक आफ्टर करते हैं कोर्सेज की दृष्टि से, स्टडी की दृष्टि से। वो क्या क्या उसी उसी तरह की बात वहाँ है कि 2 से 3 लोगों पर एक व्यक्ति हैं और वो पूरा का पूरा फोकस, मतलब पर्सनलाइज्ड होकर पूरा बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, आप बिल्कुल उनकी हर फ्लाइट की रिपोर्ट लिखी जाती है जी। फिर मान लीजिएगा उसकी अगर प्रोग्रेस ठीक नहीं है जी तो फ्लाइट कमांडर होगा, फ्लाइट कमांडर के ऊपर चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर होगा जी, फिर एक चीफ ग्राउंड इंस्ट्रक्टर भी होगा जी फिर सबके ऊपर होगा एक चीफ इंस्ट्रक्टर, फिर ऊपर कमांडेंट होगा जी तो ये इतने वो स्टेजेस हैं जी कि ये ना हो किसी बच्चे के साथ अन्याय हो जाए, जी वो नहीं। जी और ये भी नहीं कोई भाई भतीजावाद तो है ही नहीं इसमें। अगर लड़का अगर फ्लाइंग अगर नहीं ठीक कर रहा तो आप उसको वो तो जबरदस्ती पायलट तो नहीं बना सकते जी तो वो खुद भी मरेगा और देश का भी नुकसान करेगा। जी तो इस वजह से क्वालिटी कंट्रोल जो है बहुत जरूरी है जी, वो प्राइम फैक्टर है, वो प्राइम फैक्टर है जी। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का की डेफिशिएंसी जो है वो मतलब एकदम इट कैन नो, देयर कैन नॉट बी, बस आप कहेंगे अगर 19 का मतलब कि अगर रिक्वायरमेंट 20 है तो शायद 19.25 को वो टॉलरेट कर लें जी, बट नॉट लोअर देन दैट जी जी। मतलब उसकी भी कोई संभावना वहाँ एकदम नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल। फौज मतलब कि यही तो एक चीज है जिसकी वजह से ये दैट वी आर स्टिल एबल टू सॉर्ट ऑफ सस्टेन आवरसेल्व्स। जी अच्छा, ये जो चीज जो मैं आपको बतला रहा हूँ इसकी वजह से डिसिप्लिन भी रहता है।
आप अगर हर 6 महीने के बाद आपको मालूम है कि वो अपने एक एग्जामिनिंग बोर्ड आ रहा है जी, आपका एग्जाम लेंगे, उसके ऊपर आपकी प्रमोशन डिपेंडेंट है जी, तो आप भी पढ़ेंगे तो सिस्टम के लिए भी अच्छा है। अब ये तो ये है ना जो मैंने बताया कि भाई एक दफा पढ़ लिया फिर उसके बाद जैसे आमतौर पे मैं मतलब सिविल, जैसे सिविल सर्विसेज में होते हैं कि एक बार आपने पढ़ लिया ठीक है, कभी 2-4 वर्षों में ट्रेनिंग दी जाती है, सिविल सर्विसेज वालों को भी दी जाती है और भेजा जाता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की दृष्टि से, वो अलग चीज़ है। मगर आम तौर पर ऐसा होता है कि अगर आप एक बार यूपीएससी आपने क्वालिफाई कर लिया तो ठीक है, फिर उसके बाद आप शहंशाह बने हुए हैं, लेकिन वहाँ आप शहंशाह कभी नहीं 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 आपको चैन से नहीं बैठने देते। जी जी, वहाँ आप शहंशाह नहीं है, वहाँ आपको हमेशा एक्सेल करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली जी 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 जी। अच्छा, जो प्रमोशन की यात्रा आपकी शुरू हुई वो कहाँ से, फर्स्ट प्रमोशन कब मिला आपको? मैं बना था पायलट ऑफिसर जी 1963 में, फिर जी 65 में मैं फ्लाइंग ऑफिसर बन गया, जी फिर 66 67 में मुझे अब याद नहीं जी है मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट बन गया, जी फिर 1971 में, जी नहीं 71 नहीं 63 जी कोई 73-74 में मैं स्क्वाड लीडर बन गया जी और उसके बाद फिर मैं विंग कमांडर बन गया इन जी 78 में कुछ ऐसे था, जी मुझे पूरा याद नहीं आ रहा जी जी क्योंकि छोड़े हुए तो मेरे को कितने साल हो गए जी। देखिए कब ना। आप रिटायर कब हुए? मैं 85 में रिटायर हुआ एयरफोर्स से 85 में? और एक्चुअली मैं गया था वहां पे डेपुटेशन पे राजस्थान, जी उनको एक पायलट चाहिए था जी टू फ्लाई दी राजस्थानी वीआईपीज। जी जी, तो चीफ गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो, जी गवर्नर और चीफ जी मिनिस्टर के जी लिए, तो मैं जी 1 साल के लिए गया था। जी फिर वो चीफ मिनिस्टर हमारे जो थे उन्होंने कहा नहीं साहब अब आप मेरे पास ही रहिएगा, जी जी हम नहीं आपको जाने देंगे। जी जी तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वहीं पे तो मैंने जो सर्विस की है जी 22 साल यहाँ पे की एयरफोर्स में जी और 17 साल राजस्थान में की। अच्छा जी जी जी। तो और उसके बाद भी मैं फ्लाई करता रहा, मैं 69 की एज तक जी मैं फ्लाइंग कर रहा था, कमर्शियल फ्लाइंग। 65 तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिट करती है जी 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 लेकिन अगर वो है कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ये जो आपके पैसेंजर जी हाँ जी 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 लेकिन अगर हवाई जहाज आप किसी का प्राइवेट हो जी तो वो आप 65 के बियॉन्ड भी कर सकते हो। तो 69 तक मैंने 69। ओके, तो क्या क्या वो उसके लिए कोई रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है जस्ट टू गेट दैट एक्सटेंशन फॉर 4 years और ऑटोमेटिकली इट एक्सटेंड्स? नहीं 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 नहीं, इधर भी वही है, आपका साल में एक दफा एग्जाम होगा अच्छा, फ्लाइंग का। ओके तो आपको वो एग्जामिनर डीजीसीए का जो अपॉइंटेड एग्जामिनर है जी उसकी रिपोर्ट फिर हर 6 महीने के बाद जी आपका मेडिकल होता ओके और वो उन दोनों के बेसिस पर जी को देखकर फिर एक्सटेंड आपका किया लाइसेंस जो है एक्सटेंड वो रिन्यू किया जाता है। तो हर ये तो लाइसेंस की भी 2-3 कैटेगरीज हैं। एक तो है ALTP यानी कि एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस, एक है सीनियर कमर्शियल पायलट लाइसेंस जी वो थोड़े कम एक्सपीरियंस वाले, उसके नीचे है कमर्शियल पायलट लाइसेंस और फिर स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। जी ओके। तो ये जो है कि वो आपके हर 6 महीने के बाद मेडिकल होता है जी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस का 1 साल के बाद होता है। ओके तो ये जो आपका मेडिकली यू शुड बी फिट, ओके यू शुड आपकी वो 1 साल में एक दफा वो जो रिपोर्ट जो है जी जी वो एग्जामिनर डीजीसी एग्जामिनर वो आपका टेस्ट लेता है, जी वो साथ में बैठ जाएंगे जी और आपका
देखेंगे आप कैसे फ्लाइंग करते हैं। उसमें ये भी है कि आप खराब मौसम में कैसे फ्लाइंग करते हैं जी। आप, चूंकि अगर आप बादलों में फ्लाई कर रहे हैं जी। या कंडीशन ऑफ पुअर विजिबिलिटी, तो उसमें फिर आपको बाहर तो आप देख नहीं सकते, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, धुंध में क्या दिखाई देगा। जी। अब आपको लैंड करने के लिए आना है तो धुंध में आप कैसे, तो अगर आप हवाई जहाज को कैसे उतार ही नहीं सकते, कहीं कुतुब मीनार में ना घुस जाए। ठीक बात है। जी, यानी सम परिस्थितियों में तो हर कोई सही डिसीजन ले लेता है, बिल्कुल, कोई भी गाड़ी हाँक लेगा, लेकिन जब विषम परिस्थितियां हो, विषम में भी ऐसी परिस्थिति हो जिसको आप समझना बहुत मुश्किल होगा कि क्या है, तो कैसे इसको हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन, तब आपको परफेक्ट डिसीजन लेने की तो उसमें आपको सहायता लेनी पड़ती है यंत्रों की। जी। तो फिर आप यंत्रों पे फ्लाई करते हैं, बाहर तो नहीं आप आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। जी। तो आप यंत्रों पे फ्लाई करते हैं। तो जैसे अगर ये मौसम आजकल जैसे अब खराब होने की संभावना है, जी, तो फॉग वगैरह होता है या मिस्ट होता है, तो बिल्कुल नहीं आपको दिखाए। तो आप लेकिन फिर भी हवाई जहाज उड़ रहा है, तो वो कैसे उड़ते हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है। जी। तो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम के ऊपर पायलट को जो है आके उसको जो फ्लाई करना, वो एक थोड़ा सा विषय जो है ना, वो टेक्निकल है, वो थोड़ा टेक्निकल है। तो ज्यादा इतना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ही टेक्निकल। तो फिर वो पायलट जो है उसको कैसे वो लेके आएगा, उसको कैसे उतारेगा हवाई जहाज को, और फिर वो 200 फीट पे वो रनवे वगैरह की लाइटें दिखाई दे जाती हैं, और फिर वो अकॉर्डिंगली फिर वो डिसीजन अपना लेते हैं उस हिसाब से। हाँ, फिर लैंड कर जाते हैं। जी। मेरा मतलब ये है कि साहब कि हर चीज के लिए आपका एक हर वेदर के लिए, हर उसके लिए परिस्थिति के लिए, कभी वो मैं जब था तो ये इंजन बंद कर देते जान के, दो जैसे इंजन है तो एक इंजन बंद कर दिया। आप यहाँ पे फ्लाइंग कर रहे हैं और उधर से एक इंजन बंद कर दिया, तो आपका कंट्रोल करना है और आपको साथ में ठीक ठीक उतारना भी है। तो वो जो चीजें हैं कुछ तो प्रैक्टिस के साथ आती हैं, कुछ आपकी एप्लीकेशन ऑफ माइंड कैसे आपने करना है। तो इन सब चीजों के लिए आपको एक सीरियस आउटलुक टुवर्ड्स योर प्रोफेशन, ये कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन इज वेरी नेसेसरी, एंड योर डेडिकेशन टू योर प्रोफेशन। वो बात अलग है कि भाई लोग बात कहते हैं कि भाई अरे हवाई क्या कुछ जो ड्राइव करता है वो नहीं जी बड़ा देर। हाँ ठीक बात है, बैठने वाले को तो लगता है कि भाई पायलट ने गलती कर दी होगी। जी, सारा दारो मदार उन पर छोड़ दिया जाता है। जी, मगर आपके इस अनुभव से जुड़ा हुआ सवाल है जो हमारे देश ने झेला अभी थोड़े दिनों पहले, जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत की जो ये दुर्घटना हुई है और बड़ा नुकसान देश को हुआ, उन जैसी हस्ती को इस देश ने खो दिया जो आज उनकी बड़ी आवश्यकता थी हमारे देश को। जिस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम को वो एनहेंस कर रहे थे, तो बहुत आवश्यकता थी, बहुत मन में क्षोभ है, पूरे देशवासी को क्षोभ है उनके प्रति। तो जो आप बता रहे थे, क्या उसमें पायलट की कितनी भूमिका हो सकती है, और इस प्रकार की जो विषम परिस्थिति होती है, क्या इस प्रकार की आशंका रहती है उस वक्त कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, आशंका तो हमेशा ही रहेगी जी। देखिए, मैं अगर घर से निकलता हूँ कार, तो आशंका तो है कि कोई शराब पी के कोई गाड़ी चला रहा हो, और आशंका तो है। तो उसके लिए हमारे को सावधान रहने पड़ेगा। तो हवाई जहाज में जो है इस पर्टिकुलर केस में मेरे विचार से थोड़ा सा पायलट साहब
से थोड़ा सा मैं कहना नहीं चाहता जब मतलब तक कि पर्सनल मिस्टेक उनकी जानबूझकर तो कोई ऐसा करता नहीं ऐसे नहीं करता, बट इट पर मैं डिपेंड्स अपॉन कहना आई सिचुएशन। डोंट वांट टू मेक ए स्टेटमेंट जी 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 जब तक कि इंक्वायरी कमेटी जी ना हो। जी पर मेरा ये अपना विचार है जी जी कि अगर वो थोड़ा सा और सावधानी बरतते जी तो तो शायद संभव है कि ये स्थिति नहीं पैदा होती। ये ना होती। जी 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 हालांकि मेरे साथ मेरे साथ क्या कि सभी पायलट को कभी न कभी इस ऐसी प्रकार की परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है, करना ही बिल्कुल लंबा पड़ता समय है। आपका रहा है। और क्योंकि आपने लगभग ऑलमोस्ट 17 ईयर्स परहैप्स आपने वीआईपीज के साथ भी आपने गुजारा है, जो आपने कहा कि राजस्थान जी स्टेट को जो आपने सर्विस दी उसमें। नहीं, मैंने जो जो 6 साल जी वो मेरी एयरफोर्स सर्विस में काउंट किए अच्छा, जाते, वो उसी बट मैं ओके। एक्चुअली 23 साल रहा वहां पे। अच्छा अच्छा, जी जी 23 ईयर्स हो गए 23 जी। years। तो वहाँ रहे और आप हमेशा वीआईपीज को लेकर ही फ्लाई आपका करते रहे, तो इसीलिए ये सवाल बड़ा रेलिवेंट आपसे बनता है कि इस तरह की चीज़ों से पहले जब पता है आपको कि वीआईपीज को फ्लाई करना है, उनको जाना है, इसकी जानकारी लगभग कितना समय पहले आप जैसे लोगों को दी जाती है? अक्सर तो टाइम मिल ही जाता है, जी कोई ऐसी हम तैयारी तो पूरी होती है, जी अच्छा पूरी तैयारी होती है। ओके। क्या 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 ये हमेशा के लिए तैयार रहता है व्यक्ति की किसी भी समय बात नहीं कॉल आ नहीं सकती है, हम निकल नहीं सकते नहीं, हैं, या ये फिर तो एक ड्यूरेशन होता है कि इतना समय तो जरूर मिलेगा आपको प्रिपरेशन के लिए? नहीं, वो कम से कम मैं समझता 5-6 घंटे तो का पहले एक गैप रहता है गैप, फ्लाई करने से क्योंकि पहले का। आपको फ्लाइट करने से पहले जी परमिशन लेनी पड़ती है। जी जी परमिशन यूं लेनी पड़ती है कि आपको क्या मालूम कि जो हवाई जहाज जैसे हम जमीन पे हैं, जी कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, जी। हमें क्या मालूम कि साहब ये पाकिस्तानी हवाई जहाज है कि चीनी मतलब हवाई किसकी जहाज, क्या टाइमिंग है तो उसके लिए जी एयरफोर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। जी फिर के 2 हवाई जहाज आपस में न टकरा जी जाए, जी तो उसके लिए कि भाई उनके अंदर कम से कम 1000 फीट की सेपरेशन होनी चाहिए। जी तो वो जो है एक उसके लिए वो जो है वो डीजीसीए के जो है कंट्रोल जी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ जी इंडिया के जी जो कंट्रोलर्स हैं, जी 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 वो वहाँ पे मतलब वो उनको भी इन्फॉर्म करना होता है। जी जी मतलब उन्होंने इंडिया के 4 जियोग्राफिकल रीजन्स जो है, जी 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 तो वो बनाया हुआ कि जैसे एक बॉम्बे रीजन हो गया, दिल्ली रीजन हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया। जी जी तो अब उसमें जो कोई भी जो फ्लाइट जो है वो दिल्ली बॉम्बे से, जैसे कोई हवाई जहाज बॉम्बे से दिल्ली आ रहा जी उसने, तो वो बॉम्बे में अगर जो पायलट जो है वो फ्लाइट प्लान भरेगा जी और फ्लाइट प्लान में वो लिखेगा कि साहब मैं बॉम्बे से दिल्ली जाना चाहता हूँ, जी मैं इतने हाइट पे मैं फ्लाई फ्लाई करूंगा करूंगा, जी मेरा ये रूट होगा जी और मेरे हवाई जहाज की स्पीड इतनी होगी, मैं जी फ्लाइंग टाइम इतना करूंगा जी और वगैरह वगैरह जी जी सारी जो जी रेलेवेंट जी इंफॉर्मेशन हाँ जी वो जो है इंफॉर्मेशन। और अगर मैं दिल्ली में मैं लैंड नहीं कर पाया तो मैं लखनऊ या जयपुर कहाँ में डाइवर्ट करूंगा। जी जी तो ये सारी रेलेवेंट खबरें जो है सब ये बतला दी जाती हैं वहाँ पे ट्रैफिक सब। कंट्रोल रूम को, एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम एयर को। ट्रैफिक कंट्रोल रूम्स जो है जी ना जी वो आगे बतलाता, जी तो सबको मालूम होता है कि भाई एक हवाई जहाज ऐसे जाएगा, इतने हाइट पे जाएगा, इतना आएगा, जी ताकि कि आपस में। और फिर जैसे कोई दिल्ली से कोई हवाई जहाज बॉम्बे जा रहा है तो वो कहेगा कि साहब मैं इतने यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो एक उनमें कम से कम 1000 फीट का वो होता है, गैप होना चाहिए। गैप होना चाहिए। तो इस तरह से मतलब ट्रैफिक कोलिशन ना हो जाए, कोलाइड ना कर जाए, एक वो है। जी फिर एक ये है कि साहब सिक्योरिटी ऑफ आवर स्काईज, जी कि साहब के कोई ये ना हो कि वो हिंदुस्तान के पूरे फोटो ही खींच के कोई ले गया हवाई जहाज, जी या कुछ और जी जी एस्पियोनाज कर जी गया, जी जी या कुछ और उसकी जी इंटेंशन अगर जी और खराब हुई। जी तो ये सारी चीजें जो है जी इनके लिए
वो फिर एयरफोर्स वाले जो हैं ये जो मिल जाएगी क्लियरेंस, फिर एयरफोर्स की क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। जी, मतलब उनको पता होता है एयरफोर्स सिस्टम को कि चाहे बिल्कुल कोई लोकल फ्लाइट्स है, कोई वीआईपी फ्लाइट्स है, कमर्शियल सब फ्लाइट्स है, कुछ भी है, बिल्कुल। उनको ईच एंड एवरी फ्लाइट्स की जानकारी उनके पास है। और वो रडार होती है वहां पे, जी आपने देखा होगा ना कि वो ऐसे ऐसे जी घूमती रहती जी है। हाँ जी तो हाँ वो जो रडार जो है फिर वो रडार ट्रेस करती है। जी अगर आप अपने रास्ते से अगर आप थोड़ा भटक गए तो रडार आपको ट्रेस करेगी कि आप कैसे भटक गए। अच्छा, वो तत्काल मतलब इन्फॉर्म का वार्न करते हैं यस जी यस जी यस। कि तो इट्स नॉट ये योर पाथ। फिर पायलट अगर जब लैंड करेगा तो उसको कहेंगे कि साहब आप कैसे चले गए वहां पे, जी जी आप अपने रास्ते से कैसे जी निकल गए, कि जो रूट आपने बताया था आप उसे डाइवर्ट कर रहे हो। कैसे डाइवर्ट कर जी गए। जी ओके। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ा सिस्टमेटिक है। और इंटरनल प्रिपरेशन क्या होता है कि मतलब टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो फ्लाइट आप करने जा रहे हैं तो जो आपके पास हवाई जहाज़ है उस हवाई जहाज़ के विद इन द पेरिफेरी ऑफ दैट हवाई जहाज़ उसमें क्या प्रिपरेशन उस वक्त होता है? हवाई जहाज जो है उसका ऐसा है कि जो इंजीनियर जो है जी वो हवाई जहाज को तैयार करेगा। उसको बताया जाएगा कि साहब कि ये हवाई जहाज जो है जी इतने बजे जाएगा। फिर वो जो है एक सिस्टम है, जी डेली इंस्पेक्शन, ओके फिर उसका है वीकली इंस्पेक्शन, मंथली इंस्पेक्शन, ओके फिर उसका हो जाएगा 6 मंथली इंस्पेक्शन। ओके तो वो इंस्पेक्शन के ऊपर बढ़ता जाएगा भाई। डेली इंस्पेक्शन में आपने ये जैसे आपकी कार है, जी जी आपने ये देख लिया कि भाई हवा ठीक है, जी तेल ठीक है, जी पानी ठीक है, जी जी ये आपने चेक कर लिया, ठीक है ना। जी तो वैसे हवाई जहाज की वो चेक कर ली। जी फिर वो इंजीनियर जो है वो उसको सिस्टम को करके फिर वो साइन करेगा, जी साइन करेगा कि भाई मैंने चेक कर लिया है और ये सब ठीक है। जी तो उसके बाद फिर वो पायलट जाएगा। पायलट जो है वो हवाई जहाज में बैठा वो अपनी थोड़ी टेस्टिंग करेगा जी कि भाई इंजन के पैरामीटर्स जो हैं वो ठीक है कि नहीं ठीक है, जी और वो अपनी करेगा। फिर वो आफ्टर ही सेटिस्फाइड, ओके फिर उसके बाद फिर वो हवाई जहाज को फिर वो जो भी है जी टैक्सी आउट करेगा, टेक ऑफ करेगा जी जी और फिर फ्लाइट क्या होगी। क्या ऐसे वीआईपी फ्लाइट्स की दृष्टि से जब आपको फ्लाई करना होता है तो आप जिस दिशा में जा रहे हैं और जहां आपको लैंडिंग करनी है तो उस दृष्टि से वहां के ज्योग्राफिकल कंडीशन प्लस उनके वहां के एनवायरनमेंट की दृष्टि से ये जो सिस्टम है क्या इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस भी पहले दी जाती है? एब्सोल्युटली। जी आप देखिए ना कि मैं आपको बतलाऊं जी कि जैसे मैं लेके जाता था मुख्यमंत्री जी को, जी जब मैं राजस्थान में था, या गवर्नर साहब, जी जी या कोई और केंद्रीय मंत्री भी जी जाते थे। जी तो अब मेरे को मान लीजिएगा जैसे जाना है जयपुर से भीलवाड़ा, जी तो भीलवाड़ा कलेक्टर जो है जी उसको इतला कर दी जाएगी कि भाई प्लेन आएगा इतने बजे आएगा। और वहां पे सारा पुलिस का इंतजाम होगा जी हाँ। कि कहीं ये ना हो कि साहब के आप लैंड करे तो कोई गायों का कोई झुंड जो है वो जा वहां से रहा है, गुजर जी कोई सामने कोई कुत्ते या कुछ और जी जी इनका हो जाए, या कोई साइकिल चला के क्रॉस कर, तो ये जो है कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। जी तो रनवे शुड बी क्लियर। जी और फिर अब अगर तो वहां पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल है जी तो ठीक है, वो तो फिर वो सेकंड टू सेकंड जो है वो तारों पर रहता है, संपर्क रहता है, वो बातचीत वो उनकी संपर्क रहता है। चलती रहती है। मेरा ये सवाल था कि जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है प्लस जो एनवायरनमेंट वहाँ का है, मतलब कभी वातावरण बिगड़ जाता है, होता है, तापमान क्या है, किस तरह का है, या परिस्थिति जैसे बारिश है, मौसम है, किस तरह की स्थिति रहती है, तो क्या मैं ये समझूं कि एक पायलट जो है परफेक्ट पायलट है वो ऑलमोस्ट अगर विद इन द पेरिफेरी ऑफ आवर कंट्री अगर वो फ्लाई कर रहे हैं
तो वो एक तरह से वो एक मौसम के ज्ञाता भी है कि किस एरिया में किस प्रकार का मौसम कब कैसा रहता है, इसके उनको लिए इस प्रकार बेसिक नॉलेज रहती है। नहीं, वो तो है जी, वो तो है जी, ये हमारे को ही पढ़ाया जाता मौसम के बारे में। मेट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है जी, कंपल्सरी सब्जेक्ट है, जी, एयरफोर्स में भी है, सिविल में भी है। ओके, तो मेट्रोलॉजी जो है उसके उसमें फिर आपको पढ़ाया जाता है कि भाई बादल कैसे बनते हैं, फॉग कैसे बनता है, जी, हिंदुस्तान में मौसम कैसा रहेगा। जी, क्योंकि आप ये तो नहीं है कि साहब कि जब वो आपका जब मॉनसून हो, है ना, जी, तो कोई साहब मैं तो हवाई जहाज नहीं उड़ाऊंगा। जी, जी। हवाई जहाज तो उड़ रहे हैं, किसी भी मौसम में आपको जाना है, किसी मौसम में डिपेंड्स आपको, अपॉन द नेसेसिटी ऑफ योर प्रोफेशन। बिल्कुल। जी, जी, तो ये पायलट कोई भी होगा, जी, वो पहले जाके जो मैंने आपको बतलाया उसमें ये जो एक वो फ्लाइट प्लान जो है उसके उसमें फिर नीचे कॉलम्स होते हैं। जी, ड्यूटी मेट्रोलॉजिकल ऑफिसर, वो आपको बतलाएगा। आपने कहा कि साहब मेरे को तो दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो वो आपको आपने एक रिक्वेजिशन दी, उसको टाइम दिया कि भाई मैं 5-6 घंटे के बाद या मैं अगले दिन मैं जाऊंगा, तो वो तैयार करके रखेगा। और उनके पास आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड आ गए, आपने देखा होगा कि कितने हमारी आजकल प्रोडिक्शन कितनी अच्छी हो गई है। जी, बहुत बढ़िया है। नहीं तो पहले कहते थे कि साहब बारिश हो गई तो सूखा पड़ जाता है, जस्ट अपोजिट होता था। नहीं, ऐसे नहीं। तो अब तो बहुत बढ़िया हो गया। जी, तो क्योंकि उनके पास सारे इतने सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं कि वो वहाँ का फलानी जगह का वेदर वहां से फिर उसको इंटरपोलेट करके फिर कितनी समय में यहाँ आ सकता है, कब ये परिस्थिति यहाँ बदल सकती है। जी, मतलब सैटेलाइट सिस्टम ने हमें एकदम से इनहेंस कर दिया है। एब्सोल्युटली। जी, जी, हमारे प्रेडिक्शन को। तो वो मैं आपको बतला रहा था कि तो अब मैं जैसे जा रहा हूँ जी, दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ, जी, नहीं, या मैं कह रहा हूँ कि बॉम्बे से मैं दिल्ली आ रहा हूँ, जी, तो मुझे मालूम है कि साहब कि दिन के कोई शाम के कोई 7-8 बजे तक तो ठीक रहेगा। उसके बाद से धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर गिरेगा तो फॉग बनना, मिस्ट होगा, फिर विजिबिलिटी खराब होगी। ये सो आई गॉट अ मेंटल पिक्चर ओके कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे हो सकता है, ऐसी संभावना है। जी, जी, फिर वो भी रास्ते में भी हम पूछते जाते हैं, हमारा टू वे कांटेक्ट होता है। जी, जी, तो भाई क्या वेदर है, कैसे है, कैसे नहीं है। जी, तो वो फिर वो सारा तो अकॉर्डिंगली फिर क्या है कि अच्छा पेट्रोल जो पेट्रोल मतलब कि जो फ्यूल जो है जी, वो हम इतना लेके जाते हैं कि जैसे मैं कि दिल्ली से बॉम्बे जा रहा हूँ जी, ना, बॉम्बे से जैसे मैं दिल्ली आ रहा हूँ, तो मैंने देखा साहब कि ये हो रहा, फॉग हो रहा, तो मेरे पास इतना फ्यूल होना चाहिए कि मैं जो मेरा ऑल्टरनेट जो है मैंने लिखा हुआ उसमें, जो फ्लाइट प्लान जो है उसमें मैंने लिखा हुआ है कि ऑल्टरनेट अगर वहां नहीं कर पाए तो कहीं और, तो मैं यहाँ कहाँ करूंगा। ओके, तो उतना फ्यूल हमारे पास होना कि जिससे कि हम वहां जाके वहां लैंड कर सकें। ओके, ये सब कितनी महत्वपूर्ण और कितनी सेंसिटिव जिम्मेदारी ये होती है उस। ये तो आपको मैं बतलाऊं कि अगर ये ना हो जी तो बहुत एक्सीडेंट्स हो जाए। मतलब क्या, आपने पायलट को ठीक किया, हवाई जहाज को ठीक किया, मौसम को आपने किया, तो इससे दुर्घटनाएं कम होने में सहायता तो मिलती है। जी, मतलब अब काफी मिनिमाइज कर दी गई, काफी मिनिमाइज कर दी गई। आप देखिए ना कितनी फ्लाइट्स, मैं उस दिन मैं आंकड़े पढ़ रहा था, इतनी फ्लाइट्स जो है, मतलब कि शायद दिल्ली इज वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन वर्ल्ड इन द वर्ल्ड। जी, हाँ। जी, बिल्कुल ठीक बात है। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि जिस प्रकार की भूमिका आपने अदा की उसमें और जो फाइटर प्लेन है इसमें मतलब वर्क वाइज क्या मतलब ये दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन, या दोनों ही खतरनाक? फाइटर ज्यादा खतरनाक। अच्छा,
जी, मतलब रिस्की जो है वो ज़्यादा वो है जी। अब रिस्की तो दोनों ही होते हैं, लेकिन क्योंकि वार लाइक सिचुएशन में तो दोनों का उपयोग हो रहा है। नहीं, और वो ज्यादा जाते तो थोड़ा फाइटर में ज्यादा। अच्छा, मतलब वो ज्यादा रिस्क उठाते हैं और हम क्योंकि विद इन द पेरिफेरी ऑफ आवर कंट्री। नहीं, जरूरी नहीं है जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि 1971 में जी AN-12 से इन्होंने बॉम्बिंग भी की है पाकिस्तान में। जी जी की है। जी। तो वो तो है, लेकिन उनका काम प्राइमरी वही है। अच्छा, तो फाइटर जरा थोड़े से ज्यादा रिस्की हैं। जी जी। और क्या दोनों की ट्रेनिंग में भी कुछ डिफरेंस रहता है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। अब जैसे मैंने जब ट्रेनिंग ली जी तो जोधपुर में जी नहीं, आज अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जोधपुर में ली। जी। फिर जोधपुर से मैं फिर वो ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग मैं डकोटास पे चला गया। वो बेगमपेट में है, हैदराबाद के पास। जी जी। अब हैदराबाद का जो हवाई अड्डा है बेगमपेट, फाइटर्स वाले पास में हाकिमपेट है, वहां पे चले जाते थे। ओके, अच्छा। लेकिन अब इन्होंने एक ही जगह पे कर दिया है, वो है एयरफोर्स एकेडमी। ओके, वो भी हैदराबाद के पास ही, लेकिन हैदराबाद से थोड़ी दूर है। मेडक एक जगह है, जैसे मिसी गांधी जी, तो वो उसके पास है। तो ये वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है। ओके, क्या इस प्रकार की संभावना भी रहती है कि जो आपके इस सेक्शन में हैं और जो फाइटर सेक्शन में हैं, तो क्या कभी इंटरचेंज भी हो सकता है? क्या कभी आपको इस प्रकार की पॉसिबिलिटी थी कि आप उसमें जा सकते हैं या वो आप में आ सकते हैं? नहीं, ऐसा प्रैक्टिकली निल। ओके ओके, और इट्स नॉट क्योंकि आपने ऐसा है ना कि एक डॉक्टर ने मान लीजिए वो गायनेकोलॉजिस्ट बन गया। ओके, तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को कार्डियोलॉजी में अगर डाल देंगे तो जरा मुश्किल होगा। ये नहीं कि वो कर नहीं सकता, बेसिक नॉलेज तो फिजिकल हो सकता है, मगर आगे की जो चीजें हैं वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, एक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट में फार डिफरेंस है। बिल्कुल ठीक बात है, मतलब इतना ही बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। काफी फर्क है। जी। अब हम अपने इंटरव्यू के थोड़ा अंतिम काल में हम सवाल हैं तो हमारे पास बहुत हैं आपसे पूछने के लिए। आपके पास भी खजाना है हमारे दर्शकों के बताने के लिए, लेकिन अब हम थोड़ा सा अब अंत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें मैं आपकी उस शौर्य गाथा को जानना चाहता हूँ। वास्तव में वैसे तो अगर इतिहास में देखें और इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, तो ज़्यादातर जो राजा होते थे, राजा महाराजा आपस में लड़ते थे, तो उनके लिए इस शब्द का उपयोग, शौर्य गाथा का अगर देखें तो ऐसा उपयोग होता रहा है पढ़ाई लिखाई में भी इस तरह का। लेकिन मेरे जैसा आदमी, मैं ये मानता हूँ कि वास्तव में शौर्य गाथा अगर किन्हीं से जुड़ी हुई होनी चाहिए तो वो आप जैसे रियल हीरो के साथ ही जुड़ी होनी चाहिए। ये जो शौर्य गाथा आपकी है, शौर्य चक्र हासिल करने की, थोड़ा सा उसे मेरे दर्शकों के लिए बताएं, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली। नहीं, हाउ इट हैपेंड। जी, मैं आपको बतलाऊं कि सच्ची बात तो ये है जी, मैं अपनी जान बचा रहा था। जी, जिसको कि लोगों ने समझा कि भाई ये शौर्य है। नहीं, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं कि आप अपनी जान बचा रहे थे? मैं तो ये मानता हूं कि आप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या भारत सरकार के, या भारत की जनता के लिए। तो आपको बचना भी तो एक वो भी एक फैक्टर उसमें आता है आपकी उस प्रोफेशन में। तो ये आप क्यों कह रहे हैं कि हम ऐसा कर रहे थे? मैं आपको बतलाऊं कि मेरे फ्लाइंग जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं 49 साल में मैंने हवाई जहाज उड़ाया। जी। और मैंने ये मेरा है कि आदमी सब कुछ भी चला जाए उसको वो नहीं, लेकिन जान के लिए हर आदमी जो है। तो मेरे साथ
कई वाकयात हुए हैं। जी जी तो लेकिन क्या है कि अगर आप सांप के साथ खेलेंगे, जी जी है ना, जी, तो कभी ना कभी तो हाँ होगा, वो तो वो हमला कर करने की काटेगा या कोशिश आपसे करता है। चूक हो गई जी या थोड़े से जो भी कुछ है, जी जी तो ये तो है। जी इसमें थोड़ा सा रिस्क तो रहता है, तो पर थोड़ा सा रिस्क तो ऐसा है, जी जैसे आपने सब्जी में थोड़ा सा वो क्या ना, आपने वो बनाया तो ऊपर से चाट मसाला डाल दिया, जी क्यों जी क्यों साहब, जी 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 तो वो मजा आता है कि नहीं उसमें। जी तो ये थोड़ा सा लाइफ में रिस्क होना भी चाहिए। अगर आप बैठे रहे कमरे में के साथ चारों दरवाजे बंद करके जी और के जी साथ, जी तो जी वो जिंदगी नहीं है। नहीं है ये जी, दिस इज बिल्कुल। लाइफ। मतलब चुनौतियों को आमंत्रित करना। आमंत्रित करना कि यू फेस द चैलेंज। जी तो वो चीज जो है जी, मेरे को तो वो आप उस वक्त कहाँ जा रहे थे, क्या क्या आपका नहीं टारगेट था? नहीं, मैं सिर्फ एक लड़का था, मदन पूनिया। जी मदन लाल पूनिया है पूरा नाम शायद। जी तो मदन पूनिया जो है आजकल एयर इंडिया में पायलट है। जी तो मैं उसको सिखला रहा था। जी तो सर्किट लैंडिंग, तो सर्किट लैंडिंग में क्या है कि आपने रनवे से टेक ऑफ किया, फिर आप 90 डिग्री बाएं को मुड़ गए, फिर उसके बाद फिर थोड़ी दूर जाके फिर आप 90 डिग्री फिर बाएं को मुड़ गए, फिर 90 डिग्री फिर करके फिर ऐसे आप रनवे पे आते हैं। तो लड़के को टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रैक्टिस देने के लिए, जी तो वो हुआ क्या कि मैंने जैसे पहले भी इसका जिक्र किया जी कि मैंने वो जो है उसको वो जो था बाज आया, मैंने वो किया और उससे वो जो है जो हवाई जहाज की जो बैटरी वो शॉर्ट सर्किट कर गई जी जी और उसमें से जो एसिड जो था जी वो बाहर निकल गया और फिर वहां पे जो कारपेट था, कारपेट के ऊपर वो फैल गया। जी और ये शॉर्ट सर्किट से वो जो स्पार्किंग हुई, जी तो स्पार्किंग से उसने आग पकड़ ली। ओके अब वो आग पकड़ने में ये है कि साहब वो पेट्रोल की टंकी तो साथ में है, तो कहीं जी जी ऊपर ही ना हो जाए अपना वो जो क्रियाकर्म जो है उसको मंजूर नहीं थी ये चीजें, उसको मंजूर नहीं था। नहीं जी जी तो और ये मैं अच्छा, जब तक कि हम ये लैंडिंग के लिए आए तब तक वो पिघल गया था, वो जो 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 तार जो थी। जी अगर आप अगली दफा हवाई जहाज में बैठे जी तो मैं आपको बतलाऊं जी कि वो पीछे जो टेल होती है ना, जी जी टेल में दो चीजें हैं। जी एक तो रडर है, जी वो जैसे नाव में भी जी, हाँ होती है जी, कि हाँ, नहीं, ठीक आपने है। इंडिया गेट जी, हाँ, में देखा हाँ, होगा। जी, तो जी, वो नाव है, तो जी, अगर आपने ऐसे किया तो पानी इसको लगेगा या हवा लगेगी, जी, तो टेल इस तरफ जाएगी जी, जी, और हवाई जहाज बाएं को मुड़ जाएगा। जी, जी, या फिर ऐसे हवा इधर से आ रही है जी, तो वो इस इधर करेगी तो ये दाहिने को उनका मुड़। डायरेक्शन चेंज, जी जी हाँ जी तो ये डायरेक्शन चेंज करने का, जी नीचे ऊपर करने के लिए जी। कि भाई जैसे हवाई जहाज को क्लाइंब करना है, जी तो उसमें क्या है कि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ साइंस। अच्छा बात फिर ठीक है। जी जी तो आप देखिए कि जो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना, जी जी जहाँ पे कि सारा वजन जो है जी वो बैलेंस होता है जी जी हवाई जहाज का, जी तो वो आगे की जो सीटें हैं जहाँ पे कि आपके इंजन है, तो इंजन काफी वजनदार होते हैं, जी तो वहां से लेकर और पीछे की जो है, तो आपने देखा होगा अगली दफा हवाई जहाज में आप बैठे हैं जी तो देखिएगा कि एक और होती है वो बिल्कुल पीछे, उसको कहते हैं एलिवेटर। जी तो जो एलिवेटर है, जी अगर पायलट ने इसको क्या क्लाइंब करना है, जी ठीक है ना, जी तो वो क्या करेगा कि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी जी, और यहाँ पे जब स्टिक को पीछे करेगा तो ये कैसे होगा, ये ऊपर चला जाएगा। जी ये नीचे ऊपर होता है, ये ऐसे, जी ठीक है ना सर। तो ये एलिवेटर ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो हवा जो है इसको नीचे दबाएगी, ओके ये नीचे दबेगी तो
हवाई जहाज ऊपर चला गया, नोज ऊपर चला गया। वैसे अगर डिसेंड करना है, लैंडिंग के लिए आ रहा है वो कुछ जैसे, तो वो क्या करेगा, वो हवा पायलट स्टिक को आगे करेगा, तो वो यहाँ उसने आगे किया तो ऐसे हो गया, तो हवा आ रही है तो इसको ऊपर करेगी, वो डिसेंड कर जाएगा। तो ये मतलब कि बड़ी, तो अब वो क्या है कि इन दिस पर्टिकुलर केस कि साहब वो जो केबल, अच्छा फिर आपको एक चीज और बतला दूं कि जो आप हवाई जहाज में जब बैठते हैं तो सीटें जो है ना, सीटों के नीचे तो फ्लोर है, है ना जी, मतलब कि वो आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये कमर्शियल उसमें तो आपके वो बिछा देते हैं ना, वो कारपेट बिछा होता है जी, तो पता नहीं चलता। तो उसमें उसके नीचे जो है फ्लोर के नीचे वो जो है पायलट की जहाँ पे वो है बैठा हुआ, वहां से जो कंट्रोल कर रहा है वो हैंडल टाइप जो मान लीजिएगा स्टीयरिंग जो है, तो उस वहां से वो केबल जा रहा है, केबल जा रहा है पुलिस के ऊपर से, 1 2 3 4 ऐसे करके फिक्स डिस्टेंस पे वो पुलिस है, तो वो ऐसा हो जा रहा है और वो फिर केबल पे जा रहा है। तो पायलट ने जो कमांड दिया ऐसे, तो वो ऊपर नीचे ये होगा। तो ये जो चीज है वो क्या हुआ कि एसिड गिरा, आग लगी थी, तो शॉर्ट सर्किट के साथ वो जो केबल जो था वो पिघल गया। तो केबल जो पिघला तो अब तो ये बेकार हो गया। तो आई जस्ट कुड नॉट मूव। मैं मतलब कि यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसी चीज भी हो सकती है। ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, और वो बिल्कुल फ्री, कभी इसका जिक्र ही नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं जी। तो दैट इज व्हाई इट इज, इसीलिए मिला शौर्य चक्र कि भाई एक बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन, मतलब ऐसी परिस्थिति कभी देखी नहीं गई थी कि देखी नहीं गई थी, सुनी नहीं गई थी कि कभी कहीं भी कि इस तरह की स्थिति भी पैदा हो सकती है क्या? और फिर आदमी बच के आ गया हो जी। नहीं तो लोग बाग कुछ और ही बोलते कि साहब ऐसा हो गया होगा, वैसा हो गया, अपना अनुमान लगाते। हाँ जी, हाँ कि मिस हैंडलिंग के एलिगेशन और ये और वो जी, कुछ नहीं, ये लड़का ऐसे जी, हाँ, डिसीजन नहीं, और रात को ज्यादा पीली हो गई। डिफेंस के गलत तो नहीं कह रहा है, सही बात है। और डिफेंस के बारे में ज्यादा इस तरह के एजम्पशन ज्यादा लोग तो ऐसे ही होता है। तो ये दुनिया का वो है। अच्छा, जब आप फिर लैंड किया आपने, उसके बाद फिर क्या सिस्टम से आपसे पूछा गया होगा, आपने ऑब्जर्वेशन अपने दिए होंगे, क्या था कैसे था? नहीं, मैं तो क्या तरीका था? जैसे मैं बिल्कुल शांत रहा, मैंने बात तक नहीं की जी। ये रीडर डाइजेस्ट वालों को पता चला जी, ये लोग फिर आए जी, इन्होंने फिर इन्वेस्टिगेट किया जी, डीजीसीए के लोग भी आए जी, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेट किया जी, लेकिन इनकी अलग से रीडर, फिर इन्होंने अमेरिका भेजा, अमेरिका में जो पायलट्स का जो गिल्ड है जी, उनको भेजा जी, उन्होंने फिर कहा कि ये क्लियर नहीं है जी, तो वो फिर उन्होंने आए दोबारा जी, फिर मेरे से पूछा, फिर सवाल जवाब हुए, फिर तो वो करा के फिर उन्होंने जो पिक्चर बनाई उसके ऊपर फिर ये। अच्छा, मतलब इतनी सारी क्वेरीज के बाद फिर यस रेगुलर इंक्वायरी जी। तो ये आपको फिर कब जानकारी मिली कि आप शौर्य चक्र के लिए आपको सिलेक्शन हुआ? ये मेरे को 26 जनवरी को, और 26 जनवरी 1994। अच्छा, मतलब उस वक्त जब गवर्नमेंट ने तय किया, फोरकास्ट किया होगा, जब लिस्ट जारी की होगी, तब आपको पता चला कि ऐसा नहीं, या आपको पहले से पता था कि आपके लिए रिकमेंडेशन ऊपर ये तो जी अपने वेल विशर्स तो सभी जगह होते हैं। जी, ठीक बात तो उन्होंने अंदरूनी खबर दे दी, भाई आपका नाम भेजा गया। अच्छा जी, तो बस, तो उसके बाद आ गया। तो क्या आप श्योर थे कि आपको? सॉरी, एक बात आपको और बतलाऊं जी, नहीं
इसमें वो आपके डिफेंस मिनिस्टर बैठते हैं जी फिर आपके डिफेंस सेक्रेटरी बैठते हैं जी डिफेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस जी वो बैठते हैं फिर डिफेंस सेक्रेटरी बैठते हैं फिर तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ्स ठीक बैठते होते हैं जी और फिर वो देखते हैं जी क्योंकि सारे हिंदुस्तान से लोगों का वो जी हाँ बिल्कुल अलग अलग उससे जी होता है बिल्कुल वो जी आर्मी का भी है नेवी का भी है एयरफोर्स जी का हाँ भी है जी हाँ सबका है जी जी तो ये मतलब श्योर नहीं थे आप कि आप उस वक्त की भाई ऐसा कुछ हो सकता है लेकिन जानकारी थी कि रिकमेंडेशन गया है आपके लिए वो तो फिर जो भेजने वाला ही होता है जी वही आपको बताता है भाई आपका नाम चला गया है जी 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 अब वो ऊपर वालों की है उनको कैसे जचे ना जचे जी कैसे जी तो क्योंकि ये बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव स्थिति पैदा हुई थी आपके उस फ्लाइट के साथ तो इसीलिए वो नहीं वो एयर चीफ बैठते हैं ना जी तो एयर चीफ मतलब कि उनका काम एज ए एडवाइजर होता है जी हाँ कि अगर कोई ऐसी बात हो तो वो तीनों की सबकी राय के बाद फिर ये तो जब आपको जानकारी मिली क्या रिएक्शंस थे खुशी क्योंकि उस होने वक्त तो ये तो एक नहीं पराकाष्ठा वाला है इतने बात नहीं जी मैं इसमें बिलीव करता हूँ आदमी को ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और आदमी को ज्यादा वो भी नहीं हो मायूस भी नहीं होना चाहिए तो मतलब आप मिडिल पाथ फॉलो करें तो बस ठीक है जी फैमिली मेंबर्स में उस समय ये तो खुशी का तो पारावार नहीं रहा होगा क्योंकि ये चीज तो नहीं ये भी उसी टाइप की हैं जी अच्छा। कोई खास था भाई बहुत बहुत धन्यवाद ये है वो है लोग टेलीफोन आए जी जैसे अपने आते कि नहीं हैप्पी न्यू ईयर लोग बात करते हैं तो वैसे और कलीग्स में सारे सबने किया टेलीफोन और जी आपके कलीग्स में और कोई ऐसे जिनको जो इस लेवल तक पहुंचे काफी होंगे जी मतलब कि देखिए ना ये जो है पीस टाइम अवार्ड है मतलब कि पीस टाइम में है अशोक चक्र जी फिर है आपका कीर्ति चक्र जी फिर है शौर्य चक्र जी और दिस इज और ये वॉर के अंदर अगेंस्ट द फेस ऑफ द एनिमी ये है आपका परमवीर चक्र जी और महावीर चक्र और वीर चक्र जी तो मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को परमवीर चक्र महावीर चक्र वगैरह मिलते हैं जी और तो मैंने तो इसको कोई ज्यादा वो नहीं थोड़ी खुशी तो हुई जी पर वो एक दो दिन ही रही नहीं मगर आप ठीक है ये तो एक बैलेंस्ड और बहुत संतुलित मतलब बौद्धिक क्षमता रखने वाले व्यक्ति का रिफ्लेक्शन है मैं ये समझ रहा हूँ लेकिन हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है आने वाली पीढ़ी है पता नहीं सैकड़ों सालों तक आपकी इस शौर्य गाथा को याद करते रहेंगे और हुज हू में आपका नाम शामिल है तो आप ये तो नहीं कह सकते बिल्कुल ही और वास्तव में अगर रोल मॉडल हमारे समाज के लिए हमारी वर्तमान पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कोई हो तो आप जैसी शख्सियत ही वास्तव में रोल मॉडल हैं जिन्होंने अपनी दम पर अपनी मेहनत के दम पर अपने जज्बे अपने पैशन और अपने जो साहस है जो कर्तव्य निष्ठा है मतलब कितने शब्दों का मैं उपयोग करूं डिक्शनरी खाली हो जाए तब जाकर के उस स्थिति में व्यक्ति पहुंच पाता है ये बात हकीकत है पता नहीं मेरे को ऐसे कभी नहीं लगा मुझे ऐसा लगा नहीं क्योंकि आप सिस्टम के पार्ट थे और आपके लिए वो देश सेवा एक लक्ष्य था और उसको लेकर के आप अपनी ड्यूटी और अपने कर्तव्य को निभा रहे थे तो लेकिन जो चीज़ें आपने की है तो तभी तो इस जैसी किताबों में नाम आपका शामिल है आपकी गाथा शामिल की गई है और आज स्कूल के बच्चे जो हैं वो 8th क्लास तक के बच्चे वो पढ़ रहे हैं आपके बारे में बल्कि ये सब के लिए तो जनरल नॉलेज है हुज हू में ये चीज़ें शामिल हैं वो कैसे कोई ओमिट कर सकता है कभी भी बिल्कुल मुझे पता नहीं बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स ने वो किया कि नहीं किया शौर्य चक्र जो है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो तो पूरे देश के लिए हुज हू में जनरल नॉलेज में सदा वो शामिल है
और आप जिस विंग के रहे हैं, मतलब जहाँ आपने काम किया है, तो उस विंग की हिस्ट्री से तो वो चीज़ें तो सदा के लिए शामिल हो गई हैं, वो कैसे अलग हो सकती हैं जी। तो बहरहाल आपसे आज बहुत हमने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश की, बहुत अनुभव आपसे हमने लिए और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। वैसे सवाल तो अब भी मेरे पास बहुत हैं, आपसे बहुत सारी चीज़ें जानने की आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस तरह की स्थिति में और उस क्लाइमेक्स पर कैसे पहुंचा जा सकता है। किसी व्यक्ति कोई कितनी कठिन परिस्थिति में और कितनी मेहनत की आवश्यकता होती है, कितनी लगन की आवश्यकता होती है और कितना कर्तव्यनिष्ठ एक व्यक्ति को होना पड़ता है, तब जाकर आप उस क्लाइमेक्स पर, उस पहाड़ की उस चोटी पर, हिमालय की उस चोटी पर आप जाकर पहुंचते हैं। तभी आपका नाम उन सितारों में शामिल होता है जो सितारे सदा के लिए सदियों तक टिमटिमाते रहते हैं। और उन्हीं सितारों में से आज हमारे साथ विंग कमांडर आर के खन्ना साहब हैं और हमने आपसे आपके अनुभव हमने जाने। हमारे दर्शकों को मुझे उम्मीद है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा और ये अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें। और इन लास्ट में विंग कमांडर आर के खन्ना साहब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि जो हमारे युवा पीढ़ी हैं उनके लिए थोड़ा आप अपना संदेश जरूर दें। इस चीज़ में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ कि एक एक मेरा सबसे ये निवेदन है कि कोई भी स्टूडेंट कैसा भी हो, चाहे वो आज थोड़ा सा पढ़ाई में ठीक नहीं है जी, तो मायूस ना हो जी। उसको ये है कि एक दिन अगला दिन जो है अच्छे दिन आएंगे और वो जो है कि आप अपनी लगन बस जस्ट वर्क हार्ड एंड लीव इट टू गॉड बस अपना जो गीता में लिखा है आप अपना कर्तव्य करें और उसके बाद जो है लीव इट टू द ऑलमाइटी, वो जो कर। और फिर जिंदगी में एक चीज और है, अनुशासन जरूर रखें, क्योंकि मैं देखता हूं कि आजकल थोड़ा सा लोग बच्चों में अनुशासन की कमी है। मैं जब सुनता हूँ या पढ़ता हूँ कि ड्रग्स खाने लग पड़े हैं बच्चे या शराब पीने लग पड़े हैं, मैं आपको बताऊं कि ना मैं सिगरेट पीता हूँ, ना मैं शराब पीता हूँ, ना मैं मीट अंडा खाता, ये पर्सनल मामला है, मैं इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में अनुशासन रखेंगे तो आप एक तो स्वस्थ रहेंगे और फिर आपको सफलता भी मिलेगी। ये मेरा ऐसा अनुमान है और मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप जो है देश के लिए सोचें। कुछ अपने लिए भी तो खैर सोचना पड़ता है कि मैन इज ए सेल्फिश एनिमल, लेकिन देश के लिए भी साथ में सोचा करें, थोड़ी सी घड़ियाँ देश के लिए भी के बारे में भी सोचने के लिए निकालें। जी, बहरहाल इसी नोट के साथ कि देश के लिए सोचें, अगर हम हर व्यक्ति अपने देश के लिए सोचना शुरू करेंगे, स्वाभाविक है जो हमारा देश विकास की पथ पर अग्रसर होगा, समृद्ध होगा, सुरक्षित होगा, तो उसका सीधा असर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से हम सब पर पड़ेगा और हम सब भी विकसित होंगे, हम सब भी समृद्ध होंगे। तो इसीलिए हम देश से जुदा नहीं हैं, एक छोटी यूनिट भी उस पर भी असर पड़ेगा। तो इसीलिए इसी नोट्स के साथ कि जो गीता की चर्चा आपने विंग कमांडर आर के खन्ना से सुनी कि आप मेहनत करें और परिणाम की चिंता न करें, परिणाम की चिंता आप ईश्वर पर छोड़ें, परिणाम तो अपने आप आपके कदमों को निश्चित रूप से चूमेगी। तो इसलिए बहरहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि इस प्रकार की हस्तियों से हम लगातार आपको मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लगातार करते रहेंगे कि जो उनके पास अनुभव का खजाना है वो हम जितना उनसे झटक सकते हैं, जितना उनसे छीन सकते हैं और
आप तक हम उड़ेल सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, उसकी कोशिश हम लगातार जारी रखेंगे द पब्लिक वर्ल्ड के माध्यम से। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अदरवाइज यू विल मिस something, not but you will miss some important thing. So please do subscribe our channel. आपका बहुत बहुत धन्यवाद विंग कमांडर आर के खन्ना साहब कि ये मेरी खुशनसीबी है कि आज आपने मुझे समय दिया और इतना बहुत कुछ बातें आपने दी और आपसे मुझे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि जो आप अनुभव आपने बताए हैं उससे हमारे दर्शकों को बहुत लाभ पहुंचेगा, खासकर वो जो डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, आकाश में उड़ना चाहते हैं, उनके लिए आपका अनुभव बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।